Um, so technically, I am a Sir Syed का graduate 2007 computer engineering का background, and then मैंने job करी in a private company in Pakistan for a couple of years. Then I left to for Dubai. वहाँ पर asset management solutions के लिए I worked for over a decade. And then after COVID, we started our own startup, which is Fortify. Luckily, got incubated in NIC Karachi, and partially start किया था जॉब के साथ साथ. आहिस्ता आहिस्ता हमें लगा कि यार now this is the right time to actually sort of leave the job and do it permanently with full dedication. So September 2022 में मैंने अपनी वो जॉब भी छोड़ दी, and now from that day onwards, me and my team are fully dedicated to this project and working full time. We are primarily four individuals, one from Sir Syed, one from UBIT Evening, one from NED and IBA. So so yes. स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्ट ऐसे किया था कि मेरी क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और वहाँ से मैं अपनी एक बहरिया टाउन कराची में एक स्पोर्ट्स सिटी में प्लॉट लिया हुआ था, जो कि जिसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करता था मैं दुबई से. एंड व्हाट हैड हैपेंड बैक देन कि एक टाइम आया था जिसमें वो डिस्प्यूट एरिया पे कराची की वो फाइल्स आ गई थी, एंड देन वी विल हैव टू मर्ज दैट फाइल इनटू अ प्राइवेट बिल्डर, which was again not pleasant, but apparently we had to go to that process. So मैं वो फाइल लेकर प्राइवेट बिल्डर में बैरियर टाउन के पास हर किसी के पास जा रहा हूँ कि भाई मेरी फाइल मर्ज कर लें, आप मेरी फाइल मर्ज कर लें, या मुझे फाइल बाय बैक करने की कोशिश है. मार्केट के रेट -42% थे. सो अपेरेंटली हमें एक बिल्डर नज़र आया जिसने कहा ठीक है हम 100% पे फाइल मर्ज करेंगे, यू हैव टू इन्वेस्ट इट इन एडिशनल एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और वो एज एन डाउन पेमेंट उन्होंने फाइल सरेंडर कर दी. सो उस टाइम मेरे पास तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपए कैश था, 25-30 लाख रुपए की फाइल थी. तो 5 मिलियन का ये जो इंस्ट्रूमेंट प्लस कैश में उनके पास लेके गया फाइल बुकिंग कराने के लिए, एंड लिटरली ओवर देयर वी हैड टू वेट फॉर कपल ऑफ आवर्स. रिमेंबर इट वाज 4 आवर्स मोर और लेस. उसके बाद उन्होंने वो बुकिंग ला कर दी मुझे, जिसके अंदर उन्होंने 10 रुपए का एक नोट अटैच करके दे दिया, एंड दे सेड कि जैन भाई आपका बुकिंग रेफरेंस कोड है. फ्रॉम दैट इंस्टेंट इट शॉक्ड मी लिटरली कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो ये लोग मैनेज कर रहे हैं, अरबों रुपए मैनेज कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग एवरीथिंग मैनुअली. वहां से आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि यार हाउ आर यू मैनेजिंग सच पोर्टफोलियो. आपका कितनी कितनी फाइल्स आपके पास हैं, कितनी बिक चुकी हैं, कितनी रिकवरी हुई है, कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसेस चल रहा है, जो आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है वहां से क्या रिजल्ट्स आ रहा है, आपके पास उस सुबह करोड़ों आए थे वो अभी कहाँ हैं. सो ही डिड नॉट हैव एनी आंसर. उसके पास कोई हिसाब ही नहीं था उस चीज़ का. वो बेचारे एक्सेल पे चला रहे थे, और वो भी बिल्कुल एक कोई अधूरा एक्सेल की जो टीम थी वो भी चला रही थी. फ्रॉम दैट डिस्कशन आई फिगर इट आउट कि यार यस देयर इज अ गैप इन द मार्केट. ये अच्छी मार्केट है. यहाँ पर जो कस्टमर है वो लिटरली वो अरबपति होता है. सो अगर हम टॉप टियर में पाकिस्तान की देखें तो रियल इस्टेट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रेस्टिजियस फील्ड. और इसमें अगर आपके पास कोई 10-15 भी कस्टमर्स आ जाते हैं, इट्स अ B2B मार्केट, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जिसको हम पाकिस्तान में बना सकते हैं और फिर स्केल कर सकते हैं ग्लोबली. तो उस आइडिया से फिर हमने काम स्टार्ट करना शुरू किया. हमने फिर ऐसे ऐसा टीम बिल्ड करी, फाउंडर्स को लेकर आए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी तकरीबन 10 साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, एक आइडिया से कैसे एक कंपनी के लिए हम प्रोडक्ट को शेप अप करते हैं. तो थ्रू आउट द टाइम यू नो चीज़ें सीखी, चीज़ें करी. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए for me it was very hard to absorb the fundamentals of how startup works. मैं हार्डकोर प्रोग्रामर हूँ, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था. मैं ये बात कर रहा हूँ प्री कोविड, ऑलमोस्ट कोविड. तो
Then when we got selected in National Incubation Center, and then we got the opportunity to learn the soft skills. How do we present in a startup? How do we pitch it within 5 minutes? How exactly we will going to explain to somebody कि how do we earn, business model क्या है. अभी कुछ नई terms थी जो जो मैंने कभी नहीं सुनी थी उससे पहले. बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, टाइम्स एंड सॉन्ग क्या होता है, मार्केट ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, फाइनेंशियल मॉडल्स क्या होते हैं. फॉर मी इट वाज ऑल चाइनीज. बट सिंस वी हैड दिस एंगर टू एनी हाउ डू इट, वी हैड टू लर्न इट. तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न किया. हम अभी ब्लॉकचेन की तरफ गए, फिर वापस ब्लॉकचेन से वापस आए, फिर फिनटेक की तरफ गए, फिर फिनटेक से वापस आए. तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस जो गुजरते वक्त के साथ साथ आपको ये फीलर दे रहा होता है कि नाउ यू आर one step closer to your goal. Then another day starts, another step closer to your goal, and it's an iterative process. It requires consistency. और वो कंसिस्टेंसी ही एक आप लोगों में से जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, प्राइमरी एक इंग्रेडिएंट है किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनने के लिए. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, मैं एक महीने तक सिर्फ सोचता रहता हूँ, कोई पेपर वर्क ही नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता. कंसिस्टेंसी इट्स लाइक यू list down everything, break it down into small pieces, try to solve the easier or you know intermediate task first. This will give you the confidence and a momentum to start with, and then आहिस्ता करके people will start recognizing the product. शुरू में literally you do not have to worry about कि मैं इसमें से पैसे कैसे बनाऊंगा. So it's something कि आपने अभी भी देखा होगा जब वेव मार्ट आता है, जब इम्तियाज आता है, या जब कोई भी नया स्टोर खुलता है तो वो हैवी डिस्काउंट्स देते हैं. वो इसलिए करते हैं कि अपना मार्केट पेनिट्रेशन वो चाहते हैं कि अच्छा हो, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो, जहाँ से वो प्रोडक्ट इवॉल्व हो सके. ये प्राइमरीली एक बहुत फंडामेंटल रूल है कि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें so you do not have to look the many angle on it. As time passes, जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योर होती चली जाती है, then their time comes कि ठीक है यार start charging a small amount. And for us, the Pakistan market was to do an experiment on Pakistan market, to do a pilot on Pakistan market, because apparently we started with this intention that we will have to scale globally. And starting from MENA region, specifically Saudi Arabia is a very good market these days for Pakistani startups, for any startups. But since it's well known for the construction and infrastructure developments, then for us, it was a game changer to expand into Riyadh specifically. So this is a small journey. If you want me to specifically point out, press the individual, I would say failures, complications, struggles. I can specifically point out that too and express how we went through that process. Or if you have any questions, so let me know. I'll be very happy to assist. कि आई हैव अ क्वेश्चन कि इफ इट इज़ थिंग कि हमारे पास सिर्फ आइडिया में हो कि हमारा आइडिया है कि हमें एक चीज़ जो है वो बनानी है सही एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फ्रॉम द ग्राउंड अप. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आइडिया है वो आप बनाने से पहले लोगों से डिस्कस करें. यह मुझे बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन था, यार मेरा आइडिया चोरी हो जाए. तो अगर मैंने वो करना है या किसी ने भी करना है, आइडिया अगर सिर्फ दिमाग में है तो उसका कोई भी वो नहीं, वैल्यू नहीं है. ऐसे टंजिबली आप मॉनिटर नहीं कर सकते. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस आइडिया की एग्जीक्यूशन, उस आइडिया पे काम करना. काम करना ये नहीं होता कि आप बस विजुअल स्टूडियो खोला और आपने कोडिंग शुरू कर दी. काम करना ये भी होता है कि आप लोगों से बात करें. फॉर एग्जांपल बीच में एक मेरे पास आइडिया लोग लेकर आए थे कि हम ना वो जो
मेड्स होती है ना, मासी, प्लम्बर, इन सब लोगों का एक एक प्लेटफॉर्म लेके आते हैं कि हम ऑनलाइन ये सारा काम करवाएंगे। उस आइडिया में तो बहुत मुश्किल से उसने वो आइडिया डिस्क्लोज करा कि हाँ मेरे जहन में ये, और ये लिटरली हर पाकिस्तानी के जहन में ये आइडिया आकर जा चुका होता है, बट अब तक ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते। ये बहुत ब्रांडली, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। तो मैं ये पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो आपको लगता है इसका खरीदार है उससे उस आइडिया के बारे में बात करनी चाहिए हाइपोथेटिकली, कि व्हाट इफ तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ हो जो तुम इस्तेमाल करोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है। फिर उससे पूछो क्या तुम इसके लिए पैसे पे करोगे क्या? तो आपने फ़ौरन दूसरा बात यही करनी है कि यार क्या मैं इस आइडिया से पैसे बना सकता हूँ? भले वो पाकिस्तान में आपका दोस्त है, भले वो ऑनलाइन कोई यूएस में बैठा हुआ लिंक्डइन की प्रोफाइल वाला बंदा है, एट लीस्ट आप 25-30 लोगों से इस चीज़ का इनपुट लें। जब आपको लगे कि हाँ यार ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग पैसे देना चाहेंगे, तो फिर आप, एक चीज़ होती है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उस MVP को स्केच करें, किसी सीनियर को साथ रखें एज एन एडवाइजर, नॉट ऑन इक्विटी, नॉट ऑन फाउंडर। यार मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? नोड जेएस में ऐसे लगाऊंगा, मोंगो डीबी में ऐसे लगाऊंगा, रिएक्ट में ऐसे लगाऊंगा, रिएक्ट नेटिव में ऐसे लगाऊंगा, होस्ट में AWS पे करूंगा। तो आपने उस चीज़ों की फंडामेंटल वोकेबलरी बिल्डअप करनी है। फिर उस स्किल सेट के लोग ढूंढने हैं, अगर नहीं ढूंढ सकते खुद करना है तो आपने खुद करें, आपके पास टाइम है। वहाँ से जब MVP बन जाता है तो फिर आप वो लोगों को शिप करना शुरू करें, और साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें, जिसमें आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो आपको आना चाहिए। So these are sort of, small fundamental steps that you should take while you have an idea. अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ टू कन्वर्ट आइडिया इनटू MVP। आई थिंक इसका तो आंसर हो गया है। हाउ टू टीम बिल्डिंग, हाउ टू क्रिएट अ टीम, और टीम सिलेक्शन कैसे करें? हाँ यार, ये आइडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फंडामेंटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जहन में रखना है कि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। आप खुद अकेले किसी भी एक स्टार्टअप को आइडिया की इनिशियल MVP स्टेज तक ला सकते हैं, लेकिन आप ये काम अकेले खुद नहीं कर सकते। तो प्राइमरीली ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि यू शुड हैव अ को फाउंडर, एट लीस्ट वन, यानी 2 को फाउंडर्स तो होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एज फार एज द टीम सिलेक्शन इज कंसर्न, सो व्हेन यू प्ले क्रिकेट, तो ऑल यू नीड टू नो कि फील्डिंग किधर सेट हुई हुई है, और मैं शॉट को किस तरीके से मारूंगा कि वो चौका लगे या छक्का लगे। यू नीड टू हैव अ फुल ग्राउंड, फुल सेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक स्पेक्ट्रम बड़ा होना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, उनके पास एक डिसीजन पावर होनी चाहिए कि यार मुझे ये ठीक लगा, मैंने कर दिया। वो ऐसा नहीं फील होना चाहिए उनको कि यार ये मैं पहले अपने बॉस से पूछता हूँ या मैं अपने को फाउंडर से पूछता हूँ फिर बताता हूँ। यू नीड टू गिव देम द फ्रीडम कि कुछ होगा मैं संभाल लूंगा, जाओ करके आओ। क्या होगा? गिर जाओगे, थक जाओगे, नहीं होगा दोबारा वो करोगे। जो जो सीखोगे, जो स्ट्रगल फेस करते हो, वापस आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या, इसमें तुमने गलती कहाँ की। बट आपने उनको पूरा खुला ग्राउंड देना होता है कि यार वो एक्सपेरिमेंट करें, वो सीखें, वो चलाएं। तो सबसे पहले टीम बिल्डिंग में आपने अपने अंदर ये जो मिजाज है इसको पैदा करना है। जब आप ये मिजाज पैदा कर लेंगे कि यार अगर मैंने इसको सब सिखा दिया, ये मेरे मुझसे ऊपर चला जाएगा, ये सब सीख जाएगा, तो इस मिजाज को तो आप सबसे पहले किल करें। अभी मिजाज लेके आए कि ये मैंने अगर इसको सब सिखा दिया तो ये मेरी सीट संभाल लेगा और मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपने अपनी दिमाग को एक सही पोजीशन पे रखना है, एक फुल स्पेक्ट्रम, एक बड़ा दिल रखना है कि यार मैंने इसको सब कुछ सिखाना है,
जितना कुछ मुझे आता है मुझे सिखाना है, और मुझे इससे भी सीखना है, जो मेरी टीम में बंदा होगा या बंदी होगी व्हाटएवर, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है उसके साथ, और लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। मैंने से लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। अगर आपको बाइकिया पे यहाँ से लांडी भी जाना पड़ता है, यहाँ से आपको DHA फेज 8 भी जाना पड़ता है बाइकिया पर, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ओहो गर्मी हो रही है, ओहो रोजा है यार, मैं भी तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं कर रहा, ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर इंटेंशन है और आपको लगता है कि वो ऑनलाइन वाला बंदा नहीं है, कस्टमर लूज कर जाएगा, तो ये आपने खुद से स्टार्ट करना है। आपने ये नहीं बोलना कि यार चलो यार मैं मुनीब को भेज देता हूँ या मैं इस बंदे को भेज देता हूँ, ये लोग देख लेंगे। क्योंकि अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आपकी नीचे वाली टीम को मोटिवेशन मिलेगी कि यार जब ये बंदा कर रहा है इतनी ऊपर पोजीशन पर बैठ कर, एज अ सी लेवल एज अ फाउंडर बैठ कर ये बंदा काम कर रहा है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना कि यार हम मेहनत ना करें। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। सबसे पहले तो आपने अपने आप को ठीक करना है, अपने अंदर वो हैंगर हंगर लेके आना है, अपने अंदर वो चाहत लेके आनी है, अपने अंदर वो एग्रेसिवनेस लेके आनी है कि यार मैं करूंगा तो उनके पीछे एक एग्जाम्पल सेट होगी तो सब करेंगे। सबसे पहली चीज ये। नाउ एज फार एज द रिक्रूटमेंट इज कंसर्न, तो जिस किसी को भी आप लेकर आते हैं, इट हैज नथिंग टू डू, लिटरली नथिंग टू डू विद हिज टेक्निकल स्किल्स। अगर आपकी कोई टेक प्रोडक्ट है और आपको लगता है कि यार ये बंदा एआई में बहुत अच्छा है, तो ठीक है मैं इसको को फाउंडर ले आता हूँ। ये बिल्कुल गलत सोच है किसी भी फाउंडर को पिक करने की। वो स्किल्स उसकी अच्छी हैं, उसकी उसकी उसका उसका बोलने का तरीका अच्छा है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी टू 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 बिल्ड अ टीम। अच्छा, हाउ यू मेट योर को-फाउंडर्स? सो आपने क्या फैक्टर देखे? मैंने तो अगेन दिस इज समथिंग दैट वाज अबाउट टू आंसर कि फिर मैंने कैसे रिक्रूटमेंट करी। सो whenever you recruit or whenever you find a co-partner, you have to, the primary skill that you have to look for is कि वो इंसान कैसा है। आपने आप लोगों में से बर्फी देखी है? काफी सारी लोगों ने, एक मूवी है रणवीर कपूर की, यस बर्फी। किस किस ने देखी है मतलब, तो बताएं ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे बढ़ूं। तब सभी ने देखी होगी यार, फिल्म में तो सब देखते हैं। यस, कुछ लोगों ने देखी। हाँ हाँ, बर्फी सब लोगों ने देखी। बर्फी में एक सीन होता है कि वो प्रियंका को, जिसका नाम क्या था उस बंदी का नाम, मुस्कान पता नहीं क्या नाम था, खैर प्रियंका को वो एक बल्ब के नीचे खड़ा करता है, और फिर वो खड़ा करके वो जो वो एक स्ट्रीट लाइट होती है उसको काटता है, और फिर देखता है कि बंदी पीछे हटती है नहीं। वो बंदी पीछे हट जाती है तो देन वो उसका वो उसको ऐसे कंसिडर नहीं करता कि यार ये मेरे साथ चलेगी आगे। सो एग्जैक्टली वो ही आप पिक्चर ध्यान में रखें कि यार मैं टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में क्या ये बंदा मेरे साथ खड़ा रहेगा या नहीं। आपकी सबसे प्राइमरी स्किल ये होती है कि यार कुछ भी हो जाए ये बंदा मुझे छोड़ेगा या नहीं। हम जीतेंगे तो साथ जीतेंगे, हम हारेंगे तो हम साथ हारेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी को फाउंडर को जब आप पिक करते हैं, वो ये प्राइमरी स्किल होती है। 50% से ज़्यादा मैं कहूँगा 55%, 60% ये मैटर करता है कि जिस बंदे को आप लेके चल रहे हैं वो आपके साथ कितना सीरियस है, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसने कहा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, हम तो मेरा तो मास्टर्स हो गया, मैं तो जा रहा हूँ कनाडा। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो अगेन वो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। बट आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि यार वो आपके साथ किन किन टफेस्ट सिचुएशन में वो आपके साथ खड़ा है, और यू शुड फील इट, मतलब वो एक्शन से वो समझा है, वो वर्ड से ना नजर आया। नंबर वन। नंबर टू, जब आप ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हाँ यार ये वो बंदा या बंदी है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, तो देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि टोटल लिस्ट ऑफ चैलेंजेस क्या हैं। लेट्स से आपने फिगर आउट करा कि यार मुझे यूआई यूएक्स नहीं आता, मुझे कैंपेन नहीं चलानी आती सोशल मीडिया पे, मुझे कोडिंग करनी नहीं आती, मुझे मुझे स्टेज पे प्रेजेंट नहीं करना आता, मेरी टांगे कपकपाती हैं। सो यू फिगर आउट एवरीथिंग ना। ये हर किसी के साथ होता है, मतलब मैं भी उन्हीं उन्हीं एक इंसानों में से एक इंसान हूँ। यू फिगर आउट ऑल पॉइंट्स, लिस्ट डाउन, ब्रेन स्टॉर्म।
20-25 पॉइंट निकाल लिए। उन 20-25 पॉइंट में से अगेन यू लिस्ट डाउन कि यार ये 5 तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये 5 मेरी जिम्मेदारी है, वर्क ऑन इट। अगले हफ्ते बात करते हैं। अगले हफ्ते जब बात करेंगे तो क्या प्रोग्रेस है उस पर, एक एक करके उन स्किल्स को ओवरकम करें। जब मेरे पास मैंने को फाउंडर पिक करा था तो वो मैट्रिक में था, और मेरा उस टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कोई 13 साल 14 साल का था। मैं ग्रेजुएट होकर भी 13 साल काम कर चुका हूँ, और मैंने जो अपने आप को को फाउंडर पिक करा वो बंदा मैट्रिक में। ड्यू टू के मुझे वो चीज़, बंदे पहचानने वाली स्किल जो होती है ना, वो वही होती है कि यार क्या ये बंदा आपके साथ चल सकता है लंबा। तो देन ठीक है, उस मैट्रिक वाले बच्चे को क्या ही प्रोग्रामिंग आती होगी, उसको तो बस वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती थी लीनियर अलजेब्रा भी नहीं, वो सेट्स थ्योरी, मैट्रिक्स और वो ट्रिग्नोमेट्री, वो वोकैबुलरी में थी वो बंदा। देन फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स क्या ठीक है, तुम ये पढ़ो ये पढ़ो ये करो ये करो, W3 स्कूल पे जाओ, वो पढ़ो, ये वाली वीडियो पढ़ो, ये वाला कोर्सिया का कोर्स है, ये पढ़ो, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। आहिस्ता 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 करके हमने उसको अपने हिसाब से शेप अप करा, और आज वो को फाउंडर। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर कि वो थॉट प्रोसेस कैसे है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को जब पिक करते हैं उस पर बिलीव्स आपका पूरा पूरा होना चाहिए। तो बीच में आपको बहुत चका देंगे, यार ये क्या कर दिया मैंने, यूं क्यों कर दिया मैंने, बट आपको पता है कि यार जितना कुछ आपके अंदर है आप उसको अगर सिखा दें कम उम्र में, वो 20-22 साल का लड़का एक 35-40 साल के एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ होगा एक बंदे का, तो वो आपको कितनी माइलेज देगा। इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू टू द टीम, and again making sure that you lead from the front, you should not have any excuse। क्लियर हुआ कुछ? हेलो। ओके, सो एक और टर्म होती है हमारे, हर बंदा अब कह रहा है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू बी केयर, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं मुझे स्टार्टअप रन करना है, एवरीवन इज सेइंग सेइंग। तो क्या ये टर्म क्या है, और मतलब हर बंदे को करना भी चाहिए इस चीज़ को परस्यू या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या राय है आपकी? यार हर बंदे को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी पहली पहली राय है कि बस फैंसी लग रहा है सब करने तो मैं भी कर लूँगा, नहीं ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बंदे को जब से पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी है ना, इंक्लूडिंग हमारे साथ, मतलब मैं भी उस प्रॉब्लम का उस चीज़ का रहा कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ग्रेजुएशन के बाद करेंगे क्या, या हमने ग्रेजुएशन भी UBIT में क्यों ले ली, और हमने कंप्यूटर क्यों ले लिया, हमने सिविल क्यों नहीं लिया, या हमने बायो क्यों नहीं ली। जब मेरे शायद नंबर कम आ गए थे तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे ये मिल गया। यू वुड एग्री विद मी, मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री विद मी, 80% लोग डिसीजन इसलिए लेते हैं अपने कैरियर को चूज करने का कि उनके खानदान में कोई चाचा ताया मामा का लड़का या लड़की उनको ही बता रही होती है ये कर लो ये सही है। शायद वो आइडियलाइज करते हैं उनको। आपकी जेनजी जनरेशन में ये तो पता नहीं अभी है, ये कम हो गया, हमारी जनरेशन में तो बहुत था भाई, कि बस एक को आइडियलाइज कर लिया, वो कुछ भी कर रहा है अपनी जिंदगी में, हमने वो वैसे ही करना है। ऐसे तो हमने जिंदगी के फैसले लिए हैं। सो आई एंडेड अप इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग जस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस, कि मेरी खाला का बेटा है इंजीनियरिंग कर रहा था 6 ईयर में, सो आई थॉट कि ठीक है ये कर लेते हैं, पढ़ना है बस आगे। तो ऐसा फैसला हो जाना जिंदगी में उस उम्र में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक ऐसा एक डिसीजन लेने चाह रहे होते हैं कि यार मैं ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के बाद एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहूँगा क्योंकि सब कर रहे हैं, या मैं जॉब करना चाहूँगा, प्राइमरीली आपको ये सोचना है सबसे पहले तो ये कि सबके लिए नहीं है। कौन बंदा कर सकता है कौन बंदा नहीं कर सकता, उसके एक पैरामीटर मैं बता सकता हूँ कि अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। सबसे पहली चीज़ ये आसान नहीं है, इसमें कोई पे चेक्स नहीं होते हर मंथ के एंड में। हाँ, उल्टा आपको सैलरीज देनी होती हैं हर मंथ के एंड में। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स नॉट स्टैंडर्ड, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट लीनियर। नंबर 2, यू हैव टू हैव अ मोरल सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। अगर आपकी फैमिली और आप एक सिंक्रोनाइज्ड
नहीं है, यू शुड नेवर डू दैट। आपकी फैमिली बोलती है कि यार हमने तो इसको मास्टर्स के लिए बाहर सोचा था बनने के लिए, जैसे वो थ्री इडियट्स में होता है ना, भाई मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा जो है वो फोटोग्राफर बनना चाह रहा है। तो आप में ना ये सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए कि अगर मैं एक बहुत हार्श और एग्रेसिव डिसीजंस लूँगा अपने करियर को लेके, तो क्या मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे अम्मा अब्बा क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ, इसका कोई फ्यूचर नहीं। या आपको ये बिलीव है, उनको ये बिलीव है आप पे कि यार तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, करो क्या होगा। थोड़ा सा हार ही जाओगे ना, तुम ज़िंदगी के ऐसे स्टेज में हो, कपल ऑफ ईयर्स तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के साथ, यू आर यंग, यू कैन डू दैट। तो एक ये एटीट्यूड होता है। एक ये होता है कि नहीं भाई, बहन की शादी करनी है, घर का किराया देना है, आप ये सब काम नहीं कर सकते, सीधा सीधा जाओ और जॉब करो। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपने सोचना है कि यार आप ये रिस्क ले सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो वारे के न्यारे, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, ये भी एक रियलिटी है, और उसका सक्सेस रेट लेस देन 5% होता है इस एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो स्टार्टअप के लिए जॉब एक्सपीरियंस नीड होता है या नहीं होता उसके लिए? यार इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, इट्स इट्स गुड टू हैव कि आई वुड से इट्स मस्ट टू हैव, नॉट गुड टू हैव। कि जब आप 1 डेढ़ साल किसी जगह पे काम कर लेते हैं ना, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, और फिर यू स्टार्ट टू थिंक कि यार हाँ ठीक है, मुझे इस तरीके से कोई एक आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट लाइकली यू विल गोइंग टू फेल। हाँ, यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आप मार्केट से कनेक्टेड हैं, और फिर आपको लगता है कि यार हाँ मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही ऐसा बना लेता हूँ जो कि जिसको मैं कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे आपके फाइनल ईयर में मुनीब है, सो अगर वो कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा बनाता है, सो ही डज हैव एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मेरे साथ तकरीबन कोई 4 5 साल से काम कर रहा है। बट अगर कोई एक ऐसा है, जैसा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, कि सिर्फ बुक्स पढ़नी है, असाइनमेंट सबमिट करने हैं, घर जाना है और घर से बाहर आना है, यूनिवर्सिटी जाना है और बस पढ़ना है और अच्छी जीपीए लानी है, तो मेरे जैसा बंदा तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। अगर अगर कोई ऐसी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है किसी की, हाँ उसको 2 4 साल मार्केट में जॉब करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कैसे काम होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे उसने हाथ साफ करना है, या उसको लगता है कि फ्यूचर है उन टेक्नोलॉजीज़ का, तो फिर जाकर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए उसको। ओके, सो अगेन हमारे पास क्वेश्चंस आ जा रहे हैं काफ़ी सारे। दैट्स फॉर द रिव्यू। हाउ टू यूज आउटसोर्स मॉडल फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स? हाउ टू यूज आउटसोर्स मॉडल फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट्स। डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स। यार आउटसोर्स तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप एक ना एक स्टार्टअप बना लो आउटसोर्स। आई एम सॉरी, जिस किसी ने भी पूछा है उसको उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप आउटसोर्स कर कर कोई स्टार्टअप नहीं बना सकते अगर आप यूनिवर्सिटी में हो। हाँ, अगर आप उबर हो, अगर आप करीम मुदस्सिर शेखा हो, तो हाँ ठीक है, आप पूरा एक चीज़ आउटसोर्स कर सकते हो और वो बना सकते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि यार ये आप किसी एक फ्रीलांसर से, तो चलो ठीक है बनवा लो इनिशियली, लेकिन पूरा टेक स्टैक आप आउटसोर्स कर रहे हैं स्टार्टअप पे और उस पर रिलाई करें कि ये हमें टेक बना कर देगा, इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग बिग नो। उस बंदे को आप अपनी फाउंडिंग टीम में ले आओ, इट्स नो हार्म हैविंग को फाउंडर्स शेयरिंग द पाई, बट आउटसोर्स करना एक सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपको उस एनर्जी से काम करके थे जिस एनर्जी से आपने सोचा। अच्छा, सो प्राइमरी स्टैक क्या होना चाहिए, टेक स्टैक क्या होना चाहिए इसके लिए, और जो है एमवीपी बनाने के लिए फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस क्या रखना चाहिए? डजेंट मैटर, आप एक्सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप फेसबुक के ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो देयर इज वन सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था फेसबुक के ग्रुप से। आज शायद उनके पास अपनी वेबसाइट भी हो। स्टार्टअप पाकिस्तान स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक फेसबुक के पेज से, एक लिंक्डइन के पेज से। आज उन्होंने एक पब्लिकेशन की कंपनी खोल के रखी है। फोर्टिफाई स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फोर्टिफाई 2008 2007 की टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुआ था।
डॉट नेट के पुराने ज़माने के जो वो नहीं होते, क्या नाम है, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, एक चीज़ होती थी वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म्स 2007 में इंट्रोड्यूस हुए थे, हमने 45 उस पे बनाया था 2023 में। तो टेक्नोलॉजी डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि बिजनेस की एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है या नहीं, जो चीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फीडबैक दे रहे हैं या नहीं, उनको चलाने में मसला हो रहा है, वो चला रहे हैं, वो फिर उसके बाद पे करना चाह रहे हैं या नहीं। वंस आप ये फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर आप टैग को इम्प्रूव करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोंगो से हटा के सीक्वल लगा दिया, सीक्वल के ऊपर काफका लगा दिया, लिनक्स पर होस्ट कर दिया, विंडोज से हटा के डॉकर्स लगा दिए, उसके बाद CI/CD पाइपलाइन लगा दी, आपने वेब फॉर्म की प्योर HTML हटाकर आपने रिएक्ट पर मूव कर दिया, रिएक्ट JS पे मूव कर दिया, फ्रेमवर्क्स पढ़े, ये सब चीज़ें बात नहीं है। अगर आप ये पहले दिन में इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि स्टार्टअप होगा। आपको जो आता है, अगर आप मर्न में अच्छे हैं तो आप मर्न करें, अगर आप फ्रंट एंड में रिएक्ट में अच्छे हैं तो गो फॉर रिएक्ट, नहीं सोचें एंगुलर के बारे में। अगर आप पाइथन में अच्छे हैं और तो सिर्फ पाइथन करें। आपने कोई चीज़ बनानी है और बना के किसी को कन्विंस करना है कि भाई इसको तू इस्तेमाल कर, बाद में चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाती हैं। कोई अगर इन्वेस्ट कर देता है तो आपके पास पूरा एक रोड मैप होगा उस पूरी चीज़ को रीस्ट्रक्चर करने का, री इन्वेंट करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट थिंक ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, जो आपको आता है उसी से आगे बढ़ें, इवन इफ इट इज एक्सेल। बैक एंड पे डेटाबेस आपने एक्सेल लगा दिया, फ्रंट एंड पे उसको साथ किसी किसी चीज के साथ कनेक्ट कर दिया, गो फॉर इट। मतलब 6 महीने तो आराम से आप इस पे गुजार सकते हो, फिर सीखो साथ साथ, आउटसोर्स नहीं करो चीज़ों को, सीखो, एज ऐसी है सीख सकते हो। ऑलवेज हैव अ मेंटर ऑन टॉप ऑफ इट, जो आपको बताए कि यार आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी से सदर जाना है ना, तो आपको पता है कि यार आपके पास 3 ही रास्ते हैं, यूनिवर्सिटी रोड, शारे फैसल या ये शारे पाकिस्तान। इतना तो कोई आपको बता देना कि भाई इन 3 में से कोई एक रास्ता ले लो। अगर आपने यूनिवर्सिटी से सदर जाना है और आप जा रहे हो सुरजानी और फिर वहां से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, सो यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हैव समवन हु कुड मेंटर यू, कुड गिव यू द डायरेक्शन, और ऐसे आपको हेल्प करने के लिए बेइंतहा लोग मिल जाएंगे। UBIT में ही इतने सारे सीनियर्स होंगे, सीनियर्स मतलब भरा पड़ा है पाकिस्तान ऐसे हेल्पर्स। आप पूछे यार मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे सोचा मैंने बनाऊंगा, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेगा कि भाई आपने यूनिवर्सिटी रोड इस टाइम खुदा हुआ है, आप सीधा सीधा जाओ, शारे फैसल से जल्दी पहुंच जाओ। जाना आपने खुद ही है, वो थोड़ी जाएगा। ओके, सो एक टर्म यूज होती है हमारे पास, बूटस्ट्रैपिंग। ये क्या होती है मतलब? बूट स्ट्रैप ये होता है कि आपने किसी भी एक एक्सटर्नल इंसान से पैसे नहीं लिए होते, अपने ही पैसे डाले होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मैं अपनी सिविक बेच के जो पैसा है वो पैसा मैं डालता हूँ और मैं फ़िलहाल के लिए ऑल्टो चला लूँगा, मेहरान चला लूँगा, कोई मसला नहीं है। या मेरे पास अगर मेहरान है तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से कुछ पैसे आ रहे हैं, मैं वो इंजेक्ट कर लेता हूँ। या पैसे भी नहीं है तो भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम लगा दो, तो मैं टाइम दे रहा हूँ, अगला पैसा दे दो। तो ये सब अगर ऐसे होता है तो दिस इज़ अ बूट स्ट्रैप, रेदर देन कि आपने किसी से बैंक से पैसे ले लिए, इक्विटी पे किसी एक बंदे को रख लिया जो कैपिटल इंजेक्ट कर रहा है। और कैपिटल इंजेक्ट ऐसे नहीं कि उसने कहा यार 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, तो 2 4 5 लाख वाला भी बूट स्ट्रैप ही होता है। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ कि यार $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख रेस कर लिया किसी एंजल इन्वेस्टर से या किसी इंस्टीट्यूशनल फंड से, कोई VC से, तो वो बूट स्ट्रैप नहीं कहलाता। लेकिन अगर चाय के ढाबे पे बैठ के आपने 4 5 लोगों ने कहा ठीक है यार मेरे पास इतने, मेरे पास इतने, मेरे पास इतने, चल भैया 6 7 लाख रुपए हो गए, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इज बूट स्ट्रैप। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाट इज प्री सीड, सीरीज A, B एंड C फंडिंग? अच्छा, जब स्टार्टअप पैसे कमाने लगता है, ये देखो स्टार्टअप के ना स्टेजेस होता है। एक आइडिया स्टेज है कि बस आपके पास
इवन पावर पॉइंट की स्लाइड भी नहीं है और आपके दिमाग में है बस वो चीज़। और आप चाय पी रहे थे पठान के होटल पे, आपने कहा यार सब छोड़ा, चाय का ढाबा खोलते हैं। सो दिस इज एन आइडिया स्टेज। ठीक है, फिर आपने लगा कि यार ठीक है मैं उसका टैग बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, कोई कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, वो बन गया, वो दिख गया, वो चलने लग गया, कुछ ऑर्डर्स आने लग गए। तो आई वुड से कि यार ये एमवीपी स्टेज है। उसके बाद एक स्पेसिफिक टारगेट आपने कहा यार मेरी 70,000 की सेल हो रही है, 80,000 की सेल हो रही है, लाखों की सेल हो रही है, 10 लाख की सेल हो रही है। तो 10-10 लाख रुपए की सेल महीने की हो रही है, तो साल के एंड में जाके एक अच्छा अमाउंट बन गया। तो प्री सीड ये होता है यस, कि जब आपकी एक स्पेसिफिक रेवेन्यू से नीचे आपका एनुअल रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यार $1,00,000 से नीचे मेरा रेवेन्यू है साल का, यानी 3-4 करोड़ की, 4 करोड़ से कम है मेरा रेवेन्यू साल का, तो आप कह सकते हैं कि यार मेरा स्टार्टअप जो है वो प्री सीड है। इसी तरीके से वो फिर ब्रैकेट्स बढ़ती चली जाती हैं, वो फिर स्टार्टअप जो है वो सीरीज ए बी सी और फिर आईपीओ की तरफ जाता है। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कि मार्केट वैलिडेशन कैसे करें और रिसर्च कैसे करें अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये चीज़ की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी आर इन कराची एंड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हाउ टू कम अप विद एन आइडिया कि इसको सॉल्व कैसे करें और उसकी रिसर्च कैसे करें। सो ऑलवेज आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाकर उनका सर खाना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म से नहीं होता कि ठीक है मैंने गूगल फॉर्म बना दिया, मैंने 4 लोगों को भेज दिया और उनसे इनपुट ले लिया। ये भरे पेट की मस्ती ऐसे नहीं होता ही। फॉर एग्जाम्पल आप एक डिजी खाता टाइप की एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, एक हिसाब किताब टाइप की एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो जो इसका एंड यूज़र है उसके पास आप जाएँ गुलशन की मस्कन वाले रूट पर, आप जाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पे और आप उनसे बोलें कि भाई मेरे पास ये एक ऐप तरीके की ऐप आएगी, क्या तुम लोग इस्तेमाल करोगे? तुम लोग आज खाता कैसे इस्तेमाल करते हो? तो बोलेगा हम तो यार ऐप चला रहे हैं। पूछोगे उससे कि यार इस ऐप में तुम्हें क्या मसला है? बोलेगा कोई मसला नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप कौन? फिर आप दूसरे के पास जाएँगे, वो बोलेगा भाई मैं रजिस्टर चला रहा हूँ। तो बोलोगे यार तुम्हारे पास मसला है, तेरा रजिस्टर कैसे चला रहे हो? तो ये एक्सेल पे हम करके दे देते हैं तुम्हें। बोलेगा यार ये मुझे, मैं भी सोच रहा था यार, मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला। तो यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स, वहाँ से आपको मार्केट वैलिडेशन मिलेगी, तो आपको पता चलेगा आपने बनाना क्या है। ये ऐसे होता है, सिर्फ गूगल फॉर्म से नहीं होता। अच्छा, सो अगेन क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट टू आप ऑफर क्या करते हैं अदर को फाउंडर्स को, प्रॉफिट या एसेट। यार मतलब फोर्टिफाई क्या करता है या जनरली एक फाउंडर को क्या करता आप है? दोनों बता दें, आप दोनों बता दें कि जनरली क्या होता है और व्हाट यू ऑफर, ताकि ऑडियंस को एक क्लियर आइडिया मिल जाए। यार हाउ शुड इट बी, लेट मी थिंक मैं इसका जवाब कैसे दूं। सो फाउंडर्स को हमेशा इक्विटी पे रखते हैं, या ठीक है ये आइडिया है, मेहनत करते हैं, तेरा इतना मेरा इतना, ये तो आपने करना होता है, वरना वरना स्किन इन द गेम सामने वाले बंदे की कभी भी नहीं आती। तो ये तो आपने इक्विटी तो देनी होती है। हाँ शायद आप सैलरी नहीं दो क्योंकि आप खुद भी सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें उसे पता होना चाहिए कि यार अगर ये जीते हम तो सारे साथ जीतेंगे। तो एक तो एंगल ये होता है जनरली किसी भी फाउंडिंग टीम मेंबर को अपने साथ रखने का। नाउ हाउ फोर्टिफाई डज दिस, कि मेरा रोल आज से कोई 4 साल पहले क्या था कि मैं खुद सारा का सारा लेबर वर्क करता था, क्योंकि उस टाइम टीम फाउंड हो रही थी। और फिर अगेन वही कि यार ये बुलेट पॉइंट्स बनाकर हमने कहा यार क्या क्या चीज़ें मैं नीचे सिखा सकता हूँ, और मैंने उनको सिर्फ एक डायरेक्शन दी कि भाई ये 6 चीज़ें ही पढ़ कर आओ, तुम्हारे पास 4 दिन है, ये कैसे होता है पढ़ कर आओ। उन्होंने पढ़ा सीखा, करते 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 मैंने नॉलेज ट्रांसफ़र करी नीचे। तो मुझे पता था कि यार अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे एक अपना रेप्लिका बनाना पड़ेगा मुझे।
तो मैंने अपने 2-3 रेप्लिकास बनाए, उनको चीज़ें सिखाई और अब मैं लेबर वर्क नहीं करता, अब मैं आता हूँ एज़ अ कोच। तो जैसे अगर कोई फुटबॉल का या क्रिकेट का कोच होता है, वो फील्ड में नहीं होता, वो क्रिकेट खेल नहीं रहा होता, बट ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम कि कौन क्या गलती कर रहा है। और जो खेल रहा होता है उसे भी पता होता है कि अगर मैंने गलत शॉट मारा तो मेरी कोच जो है ना वो मेरी सही की क्लास ले लेगा। तो अब आपका ये रोल होना चाहिए। हाँ, अगर वो उसकी टेक्निक में मसला है तो आप उसे ट्रेन करें, उसे ठीक करें, उसे समझाएँ कि यार ये तुम कोहली नहीं हो, तुम बाबर आज़म हो। लेकिन लेकिन हर बॉल को मारना नहीं होता। कोई अगर कोई बाउंसर आ रहा होता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। you have to wait कि शोएब अख्तर का ओवर कब खत्म होगा और किसी एक स्पिनर का ओवर कब आएगा, कब पावर प्ले आएगा, कब आपने मारना है, कब आपने रोकना है, कब आपने सिंगल डबल करना है। इट्स एन स्ट्रैटेजी। ये सिखाई जा सकती है, ये सीखी जा सकती है, लेकिन ऑलवेज यू नीड टू हैव समवन जो आपको इस पे मेंटर करे, इसको गाइड करे। माय रोल नाउ इज टू जस्ट कोच देम। अब मैं वो लेबर वर्क से निकल कर बाहर आ गया हूँ। हाँ, अगर कोई मिस्टेक कर रहा होता है कहीं तो उनको क्लियरली पता होता है कि यार जैन भाई नहीं छोड़ेंगे, इट्स अ सीरियस बिजनेस, जैन भाई नहीं छोड़ेंगे अगर अगर उसने वो चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं करी। उस पर पेनल्टीज हैं, उस पर कंपनीज पॉलिसी बनी हुई है। वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके पास इक्वल चांस है कि वो ऊपर आए। तो ये ऐसे होता है। अच्छा, सो अगेन हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टार्टअप्स में एक दो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। एक तो कहता है कि वी हैव अ कंपटीशन एंड वी हैव टू ब्रेक द कंपटीशन, सही। दूसरा ग्रुप है वो क्या कहता है कि कोलैबोरेशन का दौर है एंड वी हैव टू गो फॉर द कोलैबोरेशंस एंड वी ब्रेक विद ऑल ऑफ द कंपीटिटर्स। हम्म वेल, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि अगर आप कोई एक मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं, कोई एक ऐसा छोटा सा नया फीचर लेकर आना चाह रहे हैं जो ज़मीन डॉट कॉम के पास नहीं है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कोलैबोरेशन। लेकिन अगर आप क्रेव मार्ट हैं और आपके पास ऑलरेडी बाइकिया डिलीवरी सर्विस पे मैनेज कर रहा है और आपको ये लगता है कि आप बाइकिया जैसी आप एक ऐप बना लेंगे या इनड्राइव जैसी एक ऐप बना लेंगे जो कि वही काम कर रही है जो कि सब कर रहे हैं, और आप क्रेव मार्ट के पास जाके बोलेंगे कि यार हमारे साथ एक कोलैबोरेशन कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। डिपेंड करता है कि आपका मसल पावर कितनी है और जिसका पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि यार कोलैबोरेशन मैं इसके साथ करूँगा, उसकी मसल पावर कितनी है। तो अगर आपकी छोटी कश्ती है तो ऑलवेज गुड टू हैव कि आप एक किसी बड़ी कश्ती में जाके बैठ जाएं। तो यस, मैं ये कहूँगा कि कोलैबोरेशन इज़ अ मस्ट, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आप किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक विनिंग स्टार्टअप आइडिया कैसे जनरेट करें, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। विनिंग स्टार्टअप आइडिया, विनिंग स्टार्टअप आइडिया ऐसे जनरेट होता है कि आप खुद उस पेन को सफ़र करा हो, आपने दर्द हुआ हो, आपको फील करा हो आपने उस चीज़ को, उसका आपको लगे कि यार हाँ यार इसका सोल्यूशन होना चाहिए यार कुछ। मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे। वो प्रोसेस आपको एक अच्छा एक स्टार्टअप का आइडिया देता है, एक एक फोर्स देता है, एक हंगर देता है, एक एनर्जी देता है कि यार नहीं यार ये काम करना है, क्योंकि मेरे साथ भी तो ऐसा हो गया था। तो ऐसे मेरे ख्याल से जब 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 आप उस दर्द से, उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी ये एक यूनिवर्सिटी कराची रोड क्या हुआ हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी रोड का क्या हाल हुआ हुआ है। तो हम सब सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन आ जाए किसी भी तरीके का, आई डोंट नो, तो वो डेफिनेटली एक विनिंग आइडिया हो सकता है। यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू एक्सपीरियंस, यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। वो ही आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन कि स्पॉन्सरशिप कैसे गेट करें अपने
वाइब MVP के लिए, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि MVP के लिए पैसे नहीं है या फिर कोलैबोरेशन करनी पड़ती है किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट मनी। सो स्पॉन्सरशिप कैसे करें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे हल्ट प्राइज़ होता है, ज़िंदगी प्राइज़ होता है, तो ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में बताएं। अच्छा, अगर स्पॉन्सर नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा? ये तो दिमाग की सोच ही गलत है। तो आप नहीं करना, इसको ऐसे होता है कि ठीक है यार, मैं खुद सीख लेता हूँ, क्या ही मुश्किल होगा? टेक्नोलॉजी ही तो सीखनी है, मैं खुद ही सीख लेता हूँ। मेरी एज ऐसी है, मैं सीख सकता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो लेट्स डू दैट। बजाय इसके कि मैं ये सोचूँ कि यार मैं ज़िंदगी प्राइज़ तो जीता ही नहीं, छोड़ो यार, असाइनमेंट बनाओ और सो जाओ सीरीज़ देखो एक और सो जाओ, कल देखेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के यू हैव टू लिस्ट डाउन द थिंग्स, यू हैव टू डेडिकेट इट कि भाई ये तुमने पढ़ना है, ये तुमने सीखना है, ये पढ़कर आओ। डीप सीक कैसे काम करता है इसको पढ़ो, इसकी फलानी एक यूज़ केस बना के लाओ। ओपन एआई कैसे काम करता है, उसकी बिलिंग कैसे चलती है, डीप सीक की बिलिंग कैसे चलती है, दोनों को कंपेयर करो, पढ़ो, एक प्रेजेंटेशन बनाओ, समझाओ कैसे करता है और हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे नेटवर्क में इतने सारे लोग होंगे, तुम्हारे कजन्स होंगे जो अच्छी-अच्छी जगहों पे काम कर रहे होंगे, उनको फ़ोन करो, उनसे पूछो भाई ये मुझे बताओ, इसका रोड मैप बताओ, क्या-क्या पढ़ना है मुझे। पढ़ मैं खुद लूँगा, मुझसे रोड मैप बता दो। हाँ, इस सब चीज़ों के बीच में अगर आपको ज़िंदगी प्राइज़ का कोई एक अवार्ड मिल जाता है, इट्स अ गुड टू हैव। बट नेवर एवर थिंक इन अ वे कि यार मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बस फिर तो मैं बन जाऊँगा। कहीं एक्सटर्नल नहीं आता, ये अंदर का दर्द होता है जो बाहर निकलता है। ये ऐसे। अच्छा, एक स्टूडेंट को प्रोफेशनल बनने में कितना टाइम लग सकता है? वो बुकिश नॉलेज यूज़ करता है ओनली, सो हाउ कैन ही बिकम कि एक प्रोफेशनल बन जाए और मतलब अपना काम कर सके? और प्रोफ़ेशनल की डेफ़िनेशन क्या होती है? हो सकता है आपकी प्रोफ़ेशनल की डेफ़िनेशन अलग हो, जो इसका सवाल है उसकी प्रोफ़ेशनल की डेफ़िनेशन अलग हो। पहला तो सवाल ये है कि प्रोफ़ेशनल क्या होता है? उस जो सवाल पूछ रहा है उससे मेरा सवाल है। जब तक वो आंसर करते हैं हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। ही वाज सेइंग कि एक प्रोफेशनल वो होता है जो मतलब इंडस्ट्री में काम कर रहा है और मतलब लोगों से मतलब इनसाइट्स ले रहा है। मेरे ख़्याल से आपको साल, डेढ़ साल, 2 साल तो लगाने चाहिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार इसको पता है कि काम कैसे होता है। 2 साल तो होने चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, बट हाउ कैन आई नो कि द प्रोडक्ट इज रेडी एंड आई कैन पब्लिश इट टू द वर्ल्ड? कस्टमर बताएगा, जो इस्तेमाल कर रहा है वो बताएगा। इस्तेमाल के लायक है या नहीं है वो बताएगा। उसको मज़ा आ रहा है चलाने में, उसका मसला हल हो रहा है, ये वो बताएगा। इसके सारे सवाल के जवाब वो बताएगा। वो बताता है हाँ यार ये रेडी है, नहीं यार इसमें ये चलाने के लायक तो है लेकिन इसमें ये 4-5 चीज़ें तो हैं नहीं। ये अगर 4-5 चीज़ें हैं भी तो तुम तो ये पैसे लेके दे रहे हो, फलाना तो फ्री में दे रहा है। ये सारे सवाल के जवाब कस्टमर देता है। अच्छा, एक चैलेंजेस क्या फेस आ सकते हैं किसी इंसान को कि जो है बिल्डिंग ए स्टार्टअप, तो उन स्टार्टअप और चैलेंजेस को टैकल कैसे करें? ये सबसे बड़ा सिर्फ एक ही चैलेंज होता है, जो सबसे खतरनाक चैलेंज होता है। सबसे खतरनाक चैलेंज ये होता है कि आपकी टीम में ही एक नहीं है। आपको डिफरेंट थॉट्स आती हैं अपनी टीम मेंबर्स के बारे में, किसी और के साथ भी इसके संबंध है, इस तरीके की सोच आती है आपको तो सबसे बड़ा खौफ, डर, चैलेंज यही है कि आपकी टीम जो है ना वो एक गोल को लेके दिमागी तौर पे ऐसे सिंक्रोनाइज्ड होना कि नहीं यार, एक बंदा जब बॉल फेंक रहा है, शॉट मारने वाला शॉट मार रहा है, तो आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप जो है ना वो एक बहुत ही टेढ़ा कैच भी उछल के हवा में पकड़ लो।
अगर वो बंदा भाग के आ रहा है, वो बंदा शॉट मार रहा है और आप फील्डिंग करते हुए कैच मिस कर रहे हो, तो टीम आप मैच कभी भी नहीं जीत सकते। तो आपकी जो मेंटल कोचिंग होती है एक गोल को लेके कि भाई ये हदफ हमें अचीव करना है, दिन हो रात हो, लाइट है इंटरनेट नहीं है, अम्मी दही मंगा रही हैं, मैयत हो गई है, कुछ भी है, आपने वो अचीव करना है, तो भाई वो अचीव करना है। ये अगर आपके अंदर चीज आपकी टीम में मौजूद है तो मैं कहता हूँ ये आपका कोई चैलेंज ही नहीं है, आपका पैसा भी चैलेंज नहीं है, आपका टीम बनाना, आपका आइडिया कोई चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा 90% चैलेंज यही होता है कि आपकी टीम इंटरनल कितना जहनी तौर पे स्टेबल है, किसी भी किसी भी बड़ी से बड़ी सेटबैक को एब्जॉर्ब करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, यही एक बड़ा चैलेंज है। बेनिफिट्स ऑफ इंक्यूबेशन क्या होता है? यार इंक्यूबेशन बहुत अच्छी चीज होती है आपको माइलेज देने के लिए। या ठीक है, आप रिकग्नाइज होते हो, आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं AWS के सर्वर के, आप लोगों से मिलते हो, आपको नेट एक्सेस टू द नेटवर्क होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें वो सिखा रहे होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मिनी MBA। जो आपको नहीं आता सीख लो। अगर जो बंदा सामने बैठा है उसको नहीं आता तो वो बंदा ऑलवेज किसी को रेफर कर सकता है, मुझे नहीं आता बट इसको आता है, इससे सीख लो। तो इट्स ऑलवेज अ गुड यू नो थिंग टू हैव टू बी इनक्यूबेटेड। जो चीज़ आप शायद साल में अचीव करना चाह रहे हो वो शायद आप महीने में अचीव कर लोगे, ऐसे होता है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो है सेल्स नहीं आ रही थी, इस वजह से हमने जो है स्टार्टअप बंद कर दी। तो हाउ टू गेट द सेल्स एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, सेल्स नहीं आ रही थी, अगेन इसके दो एंगल हो सकते हैं कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, या चीज़ जो आप बना रहे हो उसकी ज़रूरत तो है लेकिन वो सोल्यूशन जो आप ऑफर कर रहे हो वो सोल्यूशन काम का नहीं है। तो आपने रीविजिट करना होता है कि यार इन दोनों में से मसला कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रमज़ान को 2 बजे, रमज़ान में दोपहर 2 बजे एक रेस्टोरेंट में ऐसी ऑफर लगाऊं कि 2 से 3 जो लंच करेगा उसको 90% ऑफ है, और फिर आप बोल रहे हो सेल्स ही नहीं आ रही है। तो यहाँ मसला ये है कि वो सेल्स आएंगी आएंगी भी नहीं। तो आपने अगेन ये सोचना है कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, जो चीज़ आप बना रहे हो, वो डिमांड है उस चीज़ की या नहीं। हाँ, यही अगर आप लंच आवर से उठा के उसको अफ्तारी पे ले आओ तो क्या सेल्स आएंगी ज़बरदस्त, तो फिर वहाँ डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई डिमांड जिस जगह पे, आप क्या उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, अब अगर कर रहे हैं ठीक है, ये तो सॉर्टेड आउट हो गया कि हाँ अब यार आप डिमांड पे काम कर रहे हैं, तो जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं क्या वो सोल्यूशन है भी इनफ वर्दी, वैल्यू प्रोपोजिशन वो सोल्यूशन दे रहा है उस पैसों में, जिन पैसों में लेट्स से आपको लगता है कि यार फेयर है, वैल्यू वैल्यू फॉर द मनी है, तो फिर सेल्स आएंगी। अगर वो नहीं है तो फिर भी सेल्स नहीं आएंगी। तो ये दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, आपने ये देखना है कि सेल्स किस वजह से नहीं आ रही। अच्छा, सो एक प्रोजेक्ट आईटी बेस्ड कंपनी अपनी सेल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है? ये प्रोजेक्ट IT बेस्ड कंपनी इज नेवर एन स्टार्टअप। ये एक IT बेस्ड कंपनी है, इट हैज नथिंग टू डू विद स्टार्टअप। वो एक सर्विस ओरिएंटेड मार्केट में काम करता है। उसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ जवाब देने के लिए, मेरे पास एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट का एक्सपीरियंस है। वो IT बेस्ड कंपनी अपनी सेल कैसे इंक्रीज करें मुझे नहीं पता। सेल्स साइकिल क्या होती है? सेल्स साइकिल क्या होती है? अच्छा, आप किसी ने मुझे सवाल पूछा था क्या क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है, यस उसका आई जवाब दूंगा। यस हाँ, आई आस्क्ड। यस, वो सवाल ये था, वो जवाब ये था कि देखो, किसी एक कस्टमर की जेब से पहला जो ट्रांजैक्शन होती है तब तक आपने कितना पैसा स्पेंड करा, वो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं समोसे की एक
रेडी लगाना चाह रहा हूँ, दुकान लगाना चाह रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे पता है कि यार यहाँ समोसा मिलेगा, तो वहाँ तक में मेरी जो पीछे की पूरी सप्लाई लाइन है, जो कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट है वो कितनी है। डोंट कंफ्यूज इट विद यूनिट इकोनॉमिक्स। एक चीज़ होती है यूनिट इकोनॉमिक्स कि मेरा एक जो समोसा है वो मुझे पड़ा कितने का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेट्स से समोसा आपको ₹2.5 का पड़ गया, अब वो समोसा कस्टमर तक पहुंचता कैसे है, उसके लिए आपने फेसबुक पे कैंपेन करी, उसके लिए आपने ब्रोशर्स बांटे, आप गए, आपने वर्ड ऑफ माउथ करा, आपने कोई एक छोटा रेड बुल का इवेंट करा दिया, इन सब चीज़ों में जो पैसा लग रहा है लेट्स से आपने 70,000 रुपये खर्च कर दिए, और उस 70,000 के अगेंस्ट में आपको 70,000 ही कस्टमर्स मिल गए, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक है, क्योंकि 70 / 70, एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपने ₹1 खर्च करा। ये ऐसे है। और सवाल आपका एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया। सेल्स साइकिल ये है कि जब भी कभी आप किसी एक सेल्स को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पहली एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाई, वहाँ से मुझे लोगों के इंटरेस्ट आना शुरू हुए, मैंने अपने सेल्स डिपार्टमेंट को बोला कि ठीक है यार, आप इन लोगों को कॉल्स करें, इन लोगों से एक मीटिंग करवाएं, उस सेल्स को कुक करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं, उसके मिजाज समझें, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझें, उसको सोल्यूशन दें, अनटिल कि वो पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ट्रांजैक्शन ना कर दे। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, यही एक पूरी चीज़ सेल साइकिल कहलाती है। अच्छा, सो लाइफ बैलेंस क्या चीज़ है? एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि जो है हम जो है कॉर्पोरेट में एक लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या चीज़ होती है और मतलब क्या ये मिथ है या मतलब एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू भी है? यार देखो, मुझसे पूछोगे, तुम्हें पता है ना कि 45 एक मियाँ बीवी का स्टार्टअप है, तो मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए डेफिनेशन अलग है, किसी एक खातून से पूछोगे लाइफ बैलेंस की तो उसके लिए डेफिनेशन अलग है। मैं जो पूछूंगा वो मुझे पता है, मैं जो जवाब दूंगा उसको जनाना डब्बा कभी भी एग्री नहीं करेगा उस बात से, बट अगेन वो जनाना डब्बा बैठ के अगर कोई बात कर रहा होगा तो फिर हम लोग उसको एग्री नहीं करेंगे। सो मेरे लिए ये ऐसा है कि यार अगर आपको सुबह 7 बजे तक भी बैठ के काम करना पड़ रहा है ना, तो भाई कर जाओ उसको। आप एक जोन में हो, आप बरामद हुई हुई है, यू कैन डू दैट, ठीक है यार, आप एक पिज्जा मंगाओ, फोड़ो और काम कर दो, बस होना चाहिए ये। कंपेयर टू वुमेन्स, 5 बज गए, ठीक है यार, मुझे घर जाना है, मुझे घर में जाके रोटियां बनानी है, मासी को देखना है, बच्चों को देखना है, उसको ट्यूशन भेजना है, सुबह कपड़े इस्त्री करने हैं, वापस सुबह उठना है, बच्चों को ट्यूशन भेजना है। सो उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, या वो सही है या मैं सही हूँ, प्रायोरिटीज डिफरेंट है। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूर चाहिए, इस बात पे तो राय नहीं है, बट इवेंचुअली आपने ये देखना है कि यार जब आप किसी एक ऐसे गोल को अचीव करना चाह रहे हैं जो कि आसान नहीं है, तो यू विल हैव टू डू कॉम्प्रोमाइजेस। अब कॉम्प्रोमाइजेस के लिए आपका आपकी फैमिली, आपका पार्टनर किस हद तक उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, आपने वो कंसेंसस बनाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस कॉन्सेप्ट को मिसयूज करें और आप फैमिली की तरफ जाएं ही ना, या आप उस कॉन्सेप्ट को मिसयूज करें कि आप हर चीज फैमिली पे रखें और बोलें यार स्टार्टअप तो होता ही रहता है, ये तो हो ही जाएगा, ये थोड़ी जरूरी है, मेरी तो शादी हो जाएगी। तो यू हैव टू हैव बोथ थिंग बैलेंस, लेकिन बीइंग अ मैन आपको फोर्स ही करना होता है कि यार, क्योंकि आप ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हो अर्निंग के लिए, तो आपने बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। किसका दिल नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली के साथ घूमे, लेकिन जाहिर है उसको उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, बंदी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, उसका उसका उससे एक्सपेक्ट कुछ और किया जाता है, मर्द से एक्सपेक्ट कुछ और किया जाता है। तो दोनों की डेफिनेशन वर्क लाइफ बैलेंस की अलग होंगी बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज। इसमें ऐसा नहीं है कि यार एक गलत है और एक सही है। Okay, okay, thanks. As a freelance mobile development service provider, what are the tips or tools to reach direct potential clients? यार अगेन ये सर्विस का क्वेश्चन है, आई एम नॉट द सर्विस पर्सन, कि ये पोटेंशियल अगर मोबाइल डेवलपर के लिए एक कस्टमर के पास कैसे जाया जा सके, कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, आप बना कर दे दें, ये एक सर्विस का क्वेश्चन है, मैं एक इसको प्रोडक्ट का बंदा हूँ।
इसको एज अ प्रोडक्ट ले रहे हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट देना है, बेचना है, एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो इट्स वेरी हार्ड। अच्छा हाँ, मैं क्योंकि एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं एक पूरा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड बैकग्राउंड है मेरा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को जाकर ये कन्विंस करना जो नहीं खरीदने में इंटरेस्टेड कि भाई मेरी चीज़ खरीद लो। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा ईगो सामने आ जाता है, यार छोड़ो ना यार, दफा करो। मैं हूँ, मैं इसको क्यों टाइम दूँ, इतना ज़ाया करूँ अपना टाइम इस पर। बट इनिशियली मैं ऐसा था कि मैं ज़ाहिर है 15 साल 10-15 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, करी है, लैपटॉप के पीछे ही बैठ के काम करा है। और जब आपको स्टार्टअप के अंदर सेल्स करनी पड़ती है तो आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हो। या लिटरली जो गेट कीपर्स होते हैं वो आपको सीट तक पहुंचने नहीं देते, या आपको डिसीजन मेकर तक पहुंचने नहीं देते। तो आपको फिर चैनल इस्तेमाल करने पड़ते हैं यार, क्विक रेफरेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी एक इवेंट पे उसको पकड़ना पड़ता है। तो ये काम ऐसे होता है। हाँ, लेकिन एज फार एज दी ईगो इज कंसर्न, ये आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखनी चाहिए कि यार ये मेरी वीकनेस है या मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकूं। एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। जैसे कि ये ऐसी ही बात है कि बाबर आजम हमेशा स्पिन पे आउट हो रहा है। अगर वो फास्ट बॉलर खेलेगा तो वो शायद चौका मार देगा, उसकी ड्राइव बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसे स्पिन बॉलिंग कराएंगे ना तो वो एक एज दे देगा गली में, या पॉइंट पे खड़े हुए फील्डर को कैच दे देगा। तो एज लॉन्ग एज बाबर आजम इज अवेयर ऑफ इट कि यार ठीक है, मुझे स्पिन को ऐसे खेलना है, थोड़ा सहम कर खेलना है, थोड़ा डिफेंसिव होकर खेलना है, कि यार मुझे इस एरिया पे मेहनत करनी है। इसी तरीके से यही है कि अगर आप सेल्स के लिए किसी बंदे के पास जा रहे हो और वो कह रहा है कि यार साहब नहीं है कल आना, तो आपकी हटती है उधर, ये नहीं हटती। तो आप वहां उसको एब्जॉर्ब करते हो, नहीं करते। यस, दैट्स ट्रू। कल जाते हो, कल जाकर भी वो कहता है यार वो साहब मीटिंग में। तो फिर आप बोलते हो ठीक है यार, मैं इतना दूर आया हूँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। आप 1 घंटा बैठते हो, आप 1.5 घंटा बैठते हो, आप 2 घंटे बैठते हो। फिर आप पूछते हो और कि यार साहब फ्री हो गए? फिर बोलता है हाँ यार आ जाओ। अंदर जाते हो तो साहब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, साहब किसी भी मीटिंग में नहीं होते। तो फिर आपके पास वो जो भरा हुआ एंगर है ना, उसको आपने एक डब्बे में साइड में रखना होता है, और आप उसे ग्रीटिंग्स करनी होती है मुस्कुरा कर कि क्या हाल है भाई, कैसा है, ठीक ठाक है, ये चेक कर भाई तेरे लिए लाया हूं मैं। तो वो एक चीज हर किसी को नहीं आती है, बहुत पेशेंस का काम है। जिसको आती है वो बहुत ब्लेस्ड है भाई। मुझे तो नहीं आती थी ये, मुझे आज भी नहीं आती। मुझे दिल चाहता है मैं रख के उसके रग लगा दूं कि भाई तेरा ही टाइम इंपॉर्टेंट है क्या, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तू होगा सेठ का बेटा, मैं भी तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ। अब आइंदा कभी भी नहीं आऊंगा तेरे पास। लेकिन आप सेल्स लूज कर जाओगे। तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, ये हर किसी का नहीं होता। तो अब जब आप टीम को रिक्रूट कर रहे होते हैं ना, तो आप ये देखते हो कि यार उसकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, मेरी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। तो आप उसी डायरेक्शन में उस बंदे को ट्रेन करते हो कि भाई तुम ये करोगे, मैं ये करूंगा। ऐसे ही सेल्स होंगी, ऐसे ही जो है ना वो पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट किया जाएगा। How to balance feedback and innovation in the product? फीडबैक 90%, इनोवेशन 10%। 90% you have to focus on feedback, 95%, 99% you have to focus on product। फीडबैक क्या मार्केट मांग रही है? मार्केट मांग रही है मुझे ये चाहिए, आप बोल रहे हो भाई तू बैठ मैं इनोवेट कर रहा हूँ, कभी भी काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। यू हैव टू हैव द इनोवेशन 5%, मार्केट फीडबैक 95%। Acha, so how you get from the customers, how you actually got the customer कि भाई इन्हें ये चीज़ चाहिए और I can provide, सही? कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे थे प्रोडक्ट की, स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले, तब आपके पास ये सवाल का जवाब आ चुका होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। ये तब की मेहनत होती है। जब आप ये फिगर आउट कर लेते हैं कि लोगों को चाहिए, तभी तो आप एमवीपी बनाते हैं। अच्छा, एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है। व्हाट्स योर व्हाट्स योर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम फेलियर? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई।
आपके ना दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, ये आपको पता नहीं चलता यार मैं अगला महीना कैसे गुजारूंगा, और देन ऊपर वाला आपको बोलता है भाई ये लो फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड, मैं तुम्हें वहां से रिस्क दूंगा जहाँ से तुम्हें पता नहीं होता, जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया हुआ होता। इट्स वादानियत ऊपर से आती है भाई, ये सब वहां से। तो वो एक एक्सपेक्टेड चीज, वो ऐसे ऐसी चीज है जो मैंने गिरे उठे फिर कपड़े झाड़े। आपको मिलेगा कोई, जब आप भाग रहे होगे ना, जब आप थक जाओगे, आपको मिलेगा कोई, दूर दूर शहर में कोई नहीं होगा, वो ला कर एक पानी की बोतल रखेगा, कपड़े झाड़ेगा, बोलेगा भाई खड़ा हो, हिम्मत कर, तेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो तुझे तुझे आइडियलाइज करते हैं, बढ़ आगे हो जाएगा, थोड़ा सा तो रह गया है, इसीलिए थोड़ी तूने सफर किया था कि भाई पीछे चढ़ेगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, बढ़ आगे, दुआ कर रहे हैं हम सब, देख रहे हैं हम तुझे, ये ले पानी, खाना खा, निकल। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, और वो ऐसी जगह से मिलेंगे जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया इस टाइम, या ये अल्लाह ताला ने कैसे भेज दिया। आप दुआ करें, आप यकीन करें, आप इस आयत को फोकस करें कि अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, वो वहीं से चलती हैं चीज़ें। बैंक में कितने पैसे हैं, वहां से नहीं चलती चीज़ें। इसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है भाई। एट टाइम्स जब आप बोलते हो ना कि यार 500 रुपये रह गए हैं मेरे पास फिर आपको पता चलेगा कि यार वो एक गाना है ना जिसमें वो होता है, जब तुम थक जाओगे तो फिर आके सजदा करो, और फिर वहीं से ही होगी तुम्हारी सुबह, तो तू न जाने आस पास से खुदा। उसको जरा सुनिएगा आप जरा ना, वो फिर आपको पता चलता है कि यार दुनिया में इतने परिंदे, सब लोग जिंदा हैं, क्या क्या वो कैश बेस इकोनॉमी से चलते हैं क्या यार। तो आप भी चली जाओगे जहाँ इतने सारे लोगों को रिस्क मिल रहा है, आपके भी काम रुकेंगे थोड़ी, आपके भी काम चल जाएंगे। हाँ, मेहनत जरूर करो, तवक्कल उस पर करो। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी है और अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बस मैं बिल्कुल एक बेहतरीन इसमें इसमें प्रो लेवल हूँ, हम पर भी टाइम आता है भाई। लेकिन लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये कमिंग, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो, कमिंग बैक टू द सेम आयत, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। आगे एक क्वेश्चन है कि रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल? यार आपको एक चीज़ पड़ रही है 4 रुपए की, आप उसको बेच रहे हो 6 रुपए की, तो एक कस्टमर से आप 2 रुपए कमा रहे हो, 6 रुपए उसको पर उसकी प्राइस टैग है, तो साल में आपने कितने पैसे कमा लिए। दिस इज़ अ रेवेन्यू मॉडल। डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल होते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स चार्ज करता है, सो इट्स सब्सक्रिप्शन मॉडल। एक रेवेन्यू मॉडल ऐसा होता है कि जैसे आप बाहर गए, आपने फ्रेंच फ्राइज खरीद लिए, तो उसने एक दफ़ा की पेमेंट करी, आप आए, वो कंज्यूम हो गया। आप आइसक्रीम खाने गए, आइसक्रीम वाले ने कहा भाई ठीक है, मेरी ये 200 रुपये की आइसक्रीम है, खा ली, ख़त्म हो गई बात। एक ऐसी सर्विस होती है जैसे घर पे मेड्स आती हैं, उनको आप सैलरी देते हो डे एंड मंथ के एंड पे, और उनसे पूरा काम करवाते हो आप, तो उनका रेवेन्यू मॉडल ये होता है कि वो मंथ में अपनी सैलरीज दे रही होती हैं। तो एज एन स्टार्टअप आपके पास ये भी एक डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन, पे एज यू गो, वन टाइम कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज। अपेरेंटली ये वो है कि कस्टमर की जेब से किस तरीके से आप पैसे निकाल रहे हो, किस मॉडल से आप पैसे निकाल रहे हो, वो रेवेन्यू मॉडल होता है। और इनमें सबसे सक्सेसफुल कौन सा है? डिपेंड करता है कि आप स्टार्टअप कौन सा चला रहे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल सबसे सक्सेसफुल है। अगर आप फ्रेंच फ्राइज बेच रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। Okay, another question. What key metrics are you tracking for growth? ई मैट्रिक्स ग्रोथ के क्या हैं? वेल, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के अपने अपने होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फोर्टिफाई, तो इनका की मैट्रिक्स ये होता है कि पिछले क्वार्टर में हमारे कितने कस्टमर्स थे और इस क्वार्टर में कितने कस्टमर्स हैं। तो लेट्स से पिछले क्वार्टर में हमारे 4 कस्टमर थे, इस क्वार्टर में हमारे 4 कस्टमर हैं, तो हमने ग्रोथ नहीं करी, हम वहीं खड़े हैं। हाँ, अगर पिछले क्वार्टर में 4 कस्टमर थे, इस क्वार्टर में 8 कस्टमर आ गए हैं, तो हाँ, हमारी ग्रोथ जो है वो 2x हो गई है। तो एक ये पैरामीटर है। कस्टमर, सेल्स, बर्न रेट, ये सब चीज़ें पैरामीटर्स होती हैं ट्रैक करने के लिए स्टार्टअप। 10 हज़ारों हैं, मतलब आपने सैकड़ों हैं, आपने खुद चूज करना होता है यार आपके स्टार्टअप के लिए कौन से बेहतर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास कि
कि स्केल कैसे करें, हमें कैसे पता लगे कि हमें अपने प्रोडक्ट को अब स्केल करना चाहिए, प्रोडक्ट को भी स्केल करना चाहिए, इसके अलावा हमें टीम को स्केल करना चाहिए। अच्छा, अज्यूमिंग कि अगर आपका स्टार्टअप बना हुआ है ऑलरेडी और लोग उसको चला रहे हैं और आपसे संभल नहीं रहा, जितने लोग इस चीज़ को इस टाइम चला रहे हैं वो संभल नहीं रहा, तो आप स्केल के बारे में सोचें। लेकिन अगर आपके पास एमवीपी बना हुआ ही नहीं है और फिर आप स्केल के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि अभी कुछ भी नहीं है और मैं एक एम्पायर खड़ा कर लूँगा। तो अगर अज्यूमिंग कि अगर वो इस स्टेबल स्टेज पर है स्टार्टअप, तो स्केल के फिर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, वो बताएगा कि भाई इसमें इन चैलेंजेस के हल क्या हैं। टीम स्केल भी एक चैलेंज होता है स्टार्टअप का, टेक्नोलॉजीज को स्केल करना भी, नई मार्केट में एंटर करना भी, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं स्केल के। बट इट ऑलवेज डिपेंड कि आप किस एरिया में एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड कर रहे हैं, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है आपको जिसको आपने स्केल करते में सॉल्व करना है। बट इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, इट्स जस्ट एन आइडिया और इवन ए स्मॉल एमवीपी, डोंट इवन बॉदर टू थिंक अबाउट स्केलिंग। अच्छा, सो व्हाट इज द विजन ऑफ 45, हाउ यू कम विद द विजन के 45 स्टार्ट करना चाहिए एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर इट? यार मेरा विजन बिल्कुल सिंपल था। मैं एक इंटीरियर सिंध से, आपने नाम सुना होगा, नवाबशाह से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे ख़ानदान में सब लोग दुकान वाले थे। आई एम द ओनली वन हु इज़ ग्रेजुएटेड। तो इंटरेस्टिंगली, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन नवाबशाह, सो आई सॉ मेरे ननियाल और ददियाल में वह बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनकी बहुत एक दुकान थी, जिनकी दो दुकानें थी, जिनकी तीन दुकानें थी, जिनकी चार दुकानें थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनकी पांच पांच दुकानें थी और वो पांच पांच दुकानों से वो कुछ नहीं करते थे और उनका किराया खाते थे। फॉर मी इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग। क्या आपने ज़िंदगी में मेहनत ही नहीं करनी, बस आपने ये चार पांच दुकानें बना ली हैं या अपार्टमेंट बना लिए हैं और 70-70, 80-80 हज़ार रुपये हर जगह से में पैसे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो इसको 7 से, तो यार ये तो अच्छे पैसे हो गए और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो फॉर मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, if I see it's equivalent to what subscriptions are. सो 45 में अगर मैंने किसी एक कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लिया और वो मुझे 30,000 रुपये महीना दे रहा है या 70,000 रुपये महीना दे रहा है, फॉर मी इट्स अ दुकान से किराया आ रहा है मुझे। सो दिस वाज इनिशियली दी द रियलिटी इज कि ये ही एक 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 पैसा कमाना ही एक अच्छा विजन है भाई, सबको ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन ये बात मैं अगर किसी एक 92 डिसरप्ट पे किसी जगह पे बैठ के कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, वो मैं बिल्कुल फैब्रिकेटेड तरीके से करूंगा। और विजन वो ऐसा ऐसा विजन देना चाहूंगा जो पब्लिक सुनना चाहती है। सो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, वो ऑडियंस वो जवाब एब्जॉर्ब करने, वो सुनना क्या चाहते हैं। तो मेरे लिए तो विजन ये था कि भाई मुझे एक ऐसी ऐसी एक दुकान खोलनी है जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन पे या किराया दें। और दराज ले लो, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म ले लो, विच इज टुडे इज इट्स अ प्रोडक्ट, अ सैस प्रोडक्ट, इक्वलेंट टू सैस प्रोडक्ट। बट उस जमाने में ये चीज़, अब एक दुकान फॉर एग्जाम्पल 70-80 लाख रुपए की है और वो किराया 70,000 रुपये दे रही है, तो अगर हम एक कस्टमर ऑनबोर्ड कर लेते हैं जिसको हम अब अपफ्रंट 3-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो महीने के 50-60 हज़ार रुपये दे, और ऐसे अगर मैं 20 कस्टमर ले आऊँ, तो दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट आई वाज थिंकिंग बैक देन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन नवाबशाह। So that was initially the vision. हाँ, अब develop it here, scale it globally, earn in euros, Dubai, dirham, dinar, and spend in PKR. That is again very fascinating. but उसके लिए, उसी vision के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपका सबसे बिगेस्ट ग्रोथ चैलेंज क्या रहा? ग्रोथ चैलेंज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यार फिलहाल कोई ग्रोथ चैलेंज नहीं है। सब ग्रोथ चैलेंज जो होता है अगर किसी का, वो होता है उसकी टीम, उसकी रिटेंशन। मैंने एक बंदे पे मेहनत करी, साल बाद वो मुझे छोड़ के चला गया, फिर मुझे किसी दूसरे बंदे पे दोबारा से मेहनत करनी है, 6 महीने बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। ये ग्रोथ चैलेंज होता है सबसे बड़ा। जो फाउंडिंग टीम है वो कितना
आप एक हो, आप चार नहीं हो, ये ऐसे समझ लो। आप एक दिमाग हो, आप चार पांच दिमाग नहीं हो। आप एक बॉडी हो, आप चार पांच बॉडी नहीं हो। एक को हाथ में दर्द होता है तो दिमाग रोता है, दिमाग में दर्द होता है तो पाँव रोते हैं, ये ऐसे है। इतना सिंक्ड होगा ना अगर आप, तो आपके पास चैलेंज जो बड़े से बड़ा होगा ना वो आप ओवरसी कर जाओगे। से वो मोहब्बत में होता है ना यार, बस तू मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी ना, मैं कुछ भी कर लूंगा। वो जो एक फील होती है ना, अगर कोई उस प्रोसेस से गुजरा है तो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग। वो अगर आपके अंदर इंटेंसिटी मौजूद है ना आपकी टीम मेंबर्स में, तो वो चैलेंज नहीं होता कभी भी। आप बड़े से बड़ा चैलेंज भी आप खुशी से ना, खूब उसके ऊपर एक केला रख के, थोड़े से उसके ऊपर एक बिस्किट रख के खुशी से खा लेते हो कि ठीक है यार पेट भर गया। लेकिन अगर आपके पास टीम सिंक्रोनाइज नहीं है ना अंदर, तो देन वो बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्रोथ पे भी, आपकी आपकी फंडिंग पर भी, आपके फ्यूचर पे भी, आपकी ज़िंदगी पे भी, आपकी लाइफ पे बैठ पे भी, कि यार मैं ऐसे लोगों पे बैठ कर रहा हूँ जो मुझे या तो मेरा काट देंगे, या मुझे छोड़ के चले जाएंगे, या मेरा वो अपना स्टार्ट कर लेंगे। सो ये एक चीज़ है जिस पे आपने इनिशियली फाउंडिंग टीम मेंबरशिप बहुत सोच समझ के फैसला करना होता है। अच्छा, another question from the audience कि how do you prioritize your customer needs versus business goals? कस्टमर नीड पर ज़रूरी है भाई। अगर अगर वो अलाइंड तो है, फॉर एग्जांपल हाँ मेरे साथ क्या होता था कि हमने 45 लॉन्च करा, लोगों को दिखाया, एंड देन दे सेड कि यार इसमें तो फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी करवाने का भी सिस्टम होना चाहिए। सो अपेरेंटली 45 डजंट डू दैट, एंड इट इज समथिंग विच कस्टमर इज एक्वायरिंग, कस्टमर इज आस्किंग यू टू डू दैट। सो आपने ये देखना होता है कि यार आपकी आपकी आपका जो बिजनेस विजन है वो कितना अलाइंड है उसकी रिक्वायरमेंट के साथ। अगर वो आउट ऑफ द स्कोप जा रहा है तो यू शुड से नो। हाँ, अगर वो अलाइंड है और आपके पास इंटरनल इनोवेशन भी उसी विंडो के अंदर रखी हुई है, सो कस्टमर वुड विन। ऑलवेज टेक द प्रायोरिटी फॉर कस्टमर, व्हाट इज आस्किंग इज अ टॉप प्रायोरिटी इफ इट इज विद इन दिस स्कोप। So another question from the audience कि every time you don't have कि you are on high, sometimes it happens कि low पर भी होते हैं startups. So what is the primary motivation at that particular time? यार ये प्रॉब्लम ना, ये हर कोई फेस करता है, प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। जिसने भी ये सवाल पूछा है वो मेरा पर्सनली मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करे, मैं उसको बताऊंगा ये कैसे होता है। पब्लिकली ना ये चीज़ बहुत मुश्किल से समझ आती है। ये ना एक अलग वेवलेंथ पे जाके बात समझानी पड़ती है, क्योंकि मसला भी अलग वेवलेंथ का है। तो आप जो भी ये सवाल कर रहा है ये मुझे व्हाट्सएप करे या फेसबुक पे या कहीं पे भी मुझे एक मैसेज करे, मैं उसको फिर आंसर करता हूँ। ये इंटायरली डिफरेंट वेवलेंथ का मसला है ये, आप एक पब्लिकली नहीं हल होता है। in general इसका आंसर दे दें। यार इन जनरल इसका बॉस आंसर है ही नहीं। ये काउंसलिंग सेशन होता है भाई। ये आप मतलब यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन कि वो बंदा किस पेन से गुजरता है, वो बंदा कितने दर्द से गुजरता है, लोज में वो कैसे अपने आप को वो बर्दाश्त करता है वो सारी चीजें, कि यार ठीक है यार हो ही जाना है, हो ही जाना है। इट्स अ होप। ये वही वाली बात है ना कि यार अगर आप चल रहे होते हो और आपके आप गिरने लगते हो, तो फिर आपको कोई आके कपड़े झाड़ता है आपके, बोलता है भाई मुंह हाथ धो, 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह से दुआ कर, बढ़ आगे, हो जाएगा। जब तू पहुंच जाएगा वहां पर, तब सोच कितना मजे का, वो ड्रीम को विजुअलाइज कर, जो जिस ड्रीम को तूने देखा था कि भाई मैं पहुंचना है मुझे वहां पे। तो भाई ये मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप। ये जिसने सवाल पूछा है ना, मुझे पता है वो किस 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 ट्रॉमा से गुजरता होगा वो। तो ऐसा ही है भाई। अच्छा, so another question कि uh, what is the rewarding part of your journey? सवाल नहीं समझ आया, व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ द जर्नी? मतलब आपको अपनी पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये लम्हा लगा कि मुझे जो है स्ट्रगल को आप एज अ जर्नी इंजॉय कर रहे थे, मतलब क्या था, क्या ऐसी यार चीज़ थी? ऑलवेज सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ये तो हमेशा ही एक मैंने फील करा है कि हाँ जो चीज आप पाना चाह रहे होते जब आप उसको पा लेते हो ना, तो फिर आपको उतनी खुशी शायद नहीं होती। आप फिर सोचते हो ठीक है यार मैंने जो चीज पानी थी, ये मतलब ये लाइफ के साथ है, ये सिर्फ नॉट ओनली विद स्टार्टअप। आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आपको वो चीज मिल गई, देन व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है आप खुश हो, आपको याद आएगी, आपको प्रोसेस याद आएगा जिस प्रोसेस से होकर आप यहाँ पर आए हो।
आपने किस आप लोगों में से किसी ने अगर कास्ट अवे नहीं देखी तो आप जाएं और आप जाके कास्ट अवे देखें। वो कास्ट अवे में एक वो आइलैंड में बंदा फंस जाता है और फिर वहां से स्ट्रगल करके जब वापस आता है तो उसे वो स्ट्रगल याद आ रही होती है पीछे, यार मैं वहीं सही था, कम से कम एक मेरे पास एक डायरेक्शन थी, एक चाहत थी, एक गोल था जिसको अचीव करना था। अब तो मैंने गोल अचीव कर लिया, अब क्या? अब मुझे कोई नया गोल रखना है, वरना क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है क्या वो, मुझे मुझे आगे बढ़ना है। चीज मिल जाती है, जिस 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 महबूब से आप शादी करना चाह रहे थे उससे शादी होगी, व्हाट नेक्स्ट? फिर तो आपको जर्नी याद आती है। तो the answer I would want to answer in that way कि अगर हम किसी एक जगह पर पहुंच भी जाते हैं, फॉर अस इट्स जस्ट अ टिक बॉक्स। ठीक है, ये चीज रिवॉर्डिंग थी, ये चीज अचीव करनी थी, ये चीज अचीव कर ली, अच्छी जगह जाके खाना खा लिया, तस्वीरें खिंचवा ली, लिंक्डइन पे डाल दिया, बस देन व्हाट नेक्स्ट? फिर जाके अगला गोल है, अगले गोल पे काम करो। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। यू शुड एंजॉय द जर्नी, यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। ये वही बात है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। अच्छा, is there anything कि you have an opportunity in front of you but you have to say it no, so is there anything like that? बहुत होता है भाई मेरे साथ तो, बहुत होता है। अभी इन्हीं इन्हीं लोगों में से कोई आएगा, जैन भाई एक मेरे पास आइडिया है, लेट्स डू सम न्यू प्रोजेक्ट इन एआई। So तो ऐसे what are the metrics? यार आप ये ऐसी बात है कि आप अपनी बदन से एक हाथ निकाल के बोलो भाई ये तू इस्तेमाल कर ले, जब इस्तेमाल हो जाए तो वापस दे देना। सो जो आपने कमिटमेंट करी हुई है टीम के साथ, ये कितना आप उस कमिटमेंट को, एक टाइम कमिटमेंट है ऑब्वियसली, नहीं कि यार कबर तक की कमिटमेंट तो नहीं है, लेट से 2 साल 3 साल 6 महीने कमिटमेंट है, तो आप उस पर फोकस करो। देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट विल गोइंग टू कम इन द वे। हम एक काम करते हैं, हम एक वीजा की ऐप बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक पेमेंट गेटवे बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक सोशल नेटवर्क बना लेते हैं, शादी ऑनलाइन बना लेते हैं। हम ऑलरेडी 45 बना रहे हैं, 10 किस्म के लोग आते हैं यार। लेकिन it depends कि यार how much serious are you with your current business, कि आपको फिर से शुरू से मेहनत करनी है। unless and until वो काम ही नहीं कर रहा तो obviously एक it's a broken record कि आप चलाना चाह रहे हो और वो नहीं चल रहा। बट आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे बहुत फोकस करना पड़ता है। आपको इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ता है, आपको फेसबुक डिलीट करना पड़ता है, आपको आपको नो जोन नो गो एरिया में जाना पड़ता है। आपको वहां जाके जो है ना वो लिटरली वैम्पायर से लड़ना पड़ता है भाई कि यार अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, मैं कहाँ आ गया। तो डिस्ट्रैक्शंस भाई बिल्कुल आएंगी। आपने उनको किस तरीके से टैकल करना है, इट शुड बी योर, यू शुड नो दिस। आपको पता होना चाहिए कि आप इसको इसको कैसे करेंगे, इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करेंगे। वो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, वो खानदान की डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। यार इतने दिन इतने बिजी हो गए तुम आते ही नहीं हो मिलने, तुम्हें तो शादियों में ही देखते हैं हम, इतने बिजी हो गए तुम व्हाट्सएप के रिप्लाई नहीं करते। भाई आपकी जिंदगी के गोल डिफरेंट हैं, उनकी जिंदगी के गोल डिफरेंट हैं। यू नॉट सेलिंग एन आइसक्रीम, आप सबको खुश नहीं कर सकते। भले आपको किसी कोई बोले कि यार आप रूड हो गए हो, आप तो बात ही नहीं करते, हाँ जब मिलो इज्जत से मिलो, टाइम दो। लेकिन लेकिन भाई आप आपका जो प्राइमरी गोल है, आप अपनी लाइफ के साथ अपने कैरियर के साथ कितना सीरियस हो, इट्स यू हु हैव टू डिसाइड। ऐसे है भाई। अच्छा, so another question from the audience कि it is better to focus on multiple revenue streams or a single revenue stream during the initial stages of starting a startup? यार ऑलवेज गुड टू हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम। इट विल नॉट साइकोलॉजिकली इट विल पुट यू इन ए स्टेबल माइंड फ्रेम। सो यस, multiple revenue stream is an always plus, but the moment you have that instant कि यार नहीं, अगर मैं अब इस पे ज्यादा मेहनत करूंगा ना तो ठीक है एक डिप आएगा मेरी लाइफ में थोड़ा सा, बट इंशाल्लाह मैं उससे निकल जाऊंगा, देन यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन वन रेवेन्यू स्ट्रीम एंड मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी का वो टाइम इतने से वो मेहनत इतनी लगाएं कि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैं काश कर लेता ना तो मैं शायद आगे होता। तो वो रिग्रेट ना हो उसके लिए आप बिल्कुल एक टाइम ऐसा लाएं अपने उन मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में से किसी एक रेवेन्यू स्ट्रीम को पिक करें कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि टाइम लगाना चाहिए। बट सब कुछ छोड़ के एक आइडिया से स्टार्ट करना, नेवर डू दैट। ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। और उन्हीं में से किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि आप लोज में कैसे अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो ये आपको बहुत तंग करेगी क्योंकि लोज के अंदर आपको अपने आप को स्टेबल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, so another question कि how to ensure transparency within your company?
within the internal team or within the company? So it's the Within question is with the the customers or with the internal team? with the internal team. यार आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, जो जो कुछ भी आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी दिल में है वो दिमाग में लाके या मुंह से जबान से निकाल दिया। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं होता। मतलब आपको आपको अगर पता है कि यार ये मेरे साथ बैठा हुआ है और ये मुझे तंग कर रहा है, ये जाएगा तो मैं लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा और फिर जाके मैं पिज्जा खाऊंगा, चाय पीऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, तो आप उसे बताओ भाई मैं ये करूंगा, तू मुझे तंग कर रहा है। मेरा मेरा ना वो मेरा हाई जोन आ गया, आई नीड टू रेस्ट, आई नीड माई मी टाइम। दैट पर्सन शुड नो एंड दैट पर्सन शुड अवेयर ऑफ इट। हाँ, अगर आप 90% अपने मी टाइम में लगे हुए हो तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप उसकी जगह बस ये है कि यार ये क्यों नहीं जा रहा, आप वो एक फ्रस्ट्रेटिंग वो बिल्डअप कर रहे हो अपने अंदर, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये लो फील कर रहे हो और सामने वाला आपको मोटिवेट कर रहा है कि यार कर ले भाई, सुबह सुबह जो है ना वो मैं चला जाऊंगा, मैं अभी कर लो, अभी जोन आया हुआ है, कर लेते हैं, देख मैं भी तो कर रहा हूँ। तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप बाइकिया पे कराची में ख्वार हो रहे हो और आप अपनी टीम आपको ये कंप्लेन करती है कि भाई मैं तो जो है ना वो इन ड्राइव में ख्वार हूँ, मुझे गाड़ी में बैठना है, नहीं मेरे तो स्किन खराब हो जाएगी, तो आप चप्पल उठा के मारो उसके सर पे, भाई मैं भी तो कर रहा हूँ। तो ये ऐसे है भाई। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। आपको सही से समझाना पड़ेगा उस बंदे को कि भाई देख मेरे भी इस कंपनी में स्टेक लगे हुए, तुम्हारे भी इस कंपनी में स्टेक लगे हुए, बी सीरियस, एंड मैं ऐसा फील करता हूँ आपके बारे में, आप ऐसा फील करते हो मेरे बारे में, लेट्स डिस्कस इट। उसको दिल में नहीं रखते, बट ऐसा भी नहीं है कि यार कुछ भी दिमाग में आ रहा है, मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, जैन भाई ने बोला था सब कुछ बता देना चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसा फील करती हूँ या आपके लिए ऐसा फील करता हूँ। वो दो अलग अलग चीजें भाई। Okay, so another question is, if there is a conflict in the team, so how to tackle that? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो ऑब्वियसली टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट यू हैव टू ऑलवेज बी रैशनल। एक कहता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं मेहनत कर ही नहीं रहा, या उसको लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा कहता है नहीं तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी तुमने शुरू में करी थी। यहां पर रैशनली थिंक करना चाहिए आपको। और हमेशा मैं एक चीज अपनी टीम में करता हूँ कि यार ठीक है, इन सब चीजों से तुमने सीखा क्या। कभी वो एक्सटर्नल होता है, कभी वो इंटरनल होता है। इंटरनल होता है तो हम उसको फिगर आउट करते हैं, हम उस पर बैठते हैं, हम उस पर बात करते हैं, हम बोलते हैं यार ठीक है आइंदा नहीं होगा। अगर जैन भाई है तो जैन भाई से गलती नहीं हो सकती क्या? जैन भाई कंपनी के सीईओ हैं तो क्या जैन भाई हमेशा सही होंगे? मुझे काफी दफा अपनी टीम से बोलना पड़ता है हाँ यार मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, इट्स नथिंग ईगो। मेरा कंपनी का जो गोल है वो मेरे ईगो से ज्यादा बड़ा है भाई। ठीक है तुम जीते मैं हारा, क्या करना है बताओ? जैन भाई ये खिलाएं, जरा बर्गर खिलाएं, हाँ भाई जा भाई बर्गर खिला देते हैं बस। लेकिन यू हैव टू डिस्कस इट रैशनली। Okay, so another question कि आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन at the end you feel कि एक ग्रुप होता है and they have to criticize you. So how to deal with that इंटरनली एक्सटर्नली? externally? ओ भाई उसको बोल सलाम अलैकुम, तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मैं बहुत गलत हो गया हूँ, मैंने जो है ना वो अभी डाका डाला है और मैं जो है ना वो लोगों को मारता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ऐसा ही हूँ मैं। और आगे बढ़ जाएं आप, अपने को गोल को फोकस करें। आपके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें। और जब आप उनसे डिस्कस करेंगे तो वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करेंगे, और आपने उनको ये कहना है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ध्यान रखना चाहिए इसका। नेवर टेल देम कि भाई आपको नहीं पता, भाई आप होंगे वो 2000 के ज़माने के, अभी 2025 चल रहा है, आपको नहीं पता ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हो गई हैं। आपको पता है कि वो क्लाउड सर्वर्स आ गए हैं और क्लाउड सर्वर्स पे जो अमेजोन पे जो एआई एजेंट बैठे हुए होते हैं वो सारा काम खुद कर रहे होते हैं, आपको थोड़ी। अब नहीं करो भाई, नहीं करो, अपनी एनर्जी उधर वेस्ट नहीं करो। उनको बोलो हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं सोचूंगा इस बारे में। और बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैच देखा था कल? चेंज द टॉपिक, क्विकली चेंज द टॉपिक। अच्छा, so another question comes in कि when it's time to कि अब मुझे रेस्ट लेना चाहिए. यार
like again, it's a different answer from if you ask me and if you ask a bandi. If you ask a female, it's a different answer. So female कहती है कि नहीं यार, let's go to खाड़ी, let's go to मूवी देखते हैं, मैकडोनल्ड्स पे थोड़ा बैठते हैं, बच्चों के साथ टाइम देते हैं, बहुत हो गया, एंड एंड लेट्स गो शॉपिंग करते हैं, फिर घर पे आते हैं, लेट्स टेक अ टाइम आउट. और जैसे वो जाकिर खान कहता है ना भाई, एक 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 जो 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 लड़के होते हैं ना, वो सिनेमन की तरह होते हैं, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, वो स्ट्रेट होते हैं. तो आप अगर वैसे एक टाइम ऐसे जोन में मौजूद हो तो भी आप काम के बारे में ही सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सो मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट. सो इट डिपेंड्स कि हाउ मच वेल यू आर कनेक्टेड विद योर गोल, कि आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो. इट्स अनहेल्दी, आई टोटली अंडरस्टैंड. मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, इट्स अनहेल्दी. बट फॉर अ मैन इफ यू आस्क, they'll give you कि ठीक है अनहेल्दी है बट फिर भी आई एंजॉय इट. बट इफ यू फीमेल यू आस्क, दे से नहीं अनहेल्दी और आई डू नॉट एंजॉय इट ऑल. सो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. हाँ, जब आप अपने लोज में होते हो ना, तब आपको ब्रेक लेना चाहिए. ठीक है यार बहुत हो गया, वॉक कर कर आते हैं. अब मैं ब्रेक से भी इसको कह रहा हूँ क्या, ठीक है वॉक कर कर आते हैं. ठीक है पार्क चले गए, थोड़ा 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 अपने पुराने दोस्तों से मिल लिए, उनको बताया कि भाई ऐसा फील कर रहा हूँ मैं. वो ब्रेक मतलब मैन के लिए, जब जब वो चाय पे जाते हैं ना अपना दिमाग खाली करने बाहर, खातून जनाना डब्बा प्लीज उनको जाने दिया करें, क्योंकि वो अपने दिमाग का पूरे दिन का कचरा बाहर निकाल के वापस घर पे फ्रेश होकर आते हैं. तो वो जरूरी होता है वो चीज को अपने आप से बाहर निकालने के लिए. वो उसके बाहर बैठे हुए दोस्त ही सुन रहे होते हैं. तो वो जो जाकिर खान कहता है वो सही कहता है भाई, कि हम सुन रहे होते हैं, हम कोई सोल्यूशन नहीं देते, हम सुन रहे होते हैं. बट वो एक जब वो बंदा वापस आता है ना, तो वो एक मेंटली एक अच्छी स्टेट में होता है. दैट्स हाउ इट इज. Okay, so how to cultivate trust within your customers or partners? So how to cultivate trust? कैसे आंसर दें इसका? वेल यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट यार. मैं तो ये कहूँगा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. आप कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, आपकी टीम में डे वन से ये फंडामेंटली इजी होना चाहिए कि यार आप कैसा फील करते हो. हाँ, जरूरी नहीं है कि आप एक काम कर रहे हो और आप उस फौरन से उस डिस्कशन में घुस जाओगे, हाँ भाई मैं तेरे बारे में ऐसा फील करता हूँ. सेटअप अ टाइम, सेटअप अ मीटिंग. ठीक है यार मैं अभी काम कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे बात करते हैं इस पे, यार काम कंप्लीट हो जाए रात को बात करते हैं इस पे. एंड देन लिसन, फोकस. ईगो नहीं सामने लाओ, सामने वाले भी तो आपके साथ ही सफर कर रहा है ना. ट्राई टू सॉल्व दैट. ऐसे है ये. Okay, so I think एक और क्वेश्चन आया, how do you handle self doubt? हाँ भाई ये बड़ा प्यारा सवाल है. ये वही सवाल है जिसका जवाब जो है ना, वो मैं भी बहुत जमाने तक ढूंढता रहा था. ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही पुराना जैन दोबारा सवाल कर रहा है. यार ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो चैलेंज रहता है. और ये अगेन जिसने सवाल पूछा है ना, ये मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करे, मैं उसको अलग से जवाब दूंगा. पब्लिकली इसका मैं क्या ही जवाब दूं, ये बहुत बहुत ही कोई सेंसिटिव वो है, ये क्या नाम है, डिस्कशन है. सेल्फ डाउट हर किसी को आते हैं, मुझे भी आते हैं, एलॉन मस्क को भी शायद आते हो. बट इसका इसका क्या जवाब दूं यार मैं. ये वन डायरेक्शनल नहीं हो सकता. ये इट्स डिस्कशन. जो ये सवाल पूछ रहा है अगर वो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है, सो इट्स अ डिस्कशन. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वो मुझे व्हाट लिंक्डइन पे आके मैसेज करे, आई ट्राई टू फिगर इट आउट. लेकिन ये सॉल्व किया जा सकता है. इसके 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 प्रोसेसेस होते हैं भाई, हर किस्म के अलग अलग होते हैं. कभी कोई पर्सनैलिटी को लेके डिस्टर्ब होता है, कभी कोई रिलेशन को लेके डिस्टर्ब होता है, कभी कोई करियर को लेके डिस्टर्ब होता है, कभी कोई हेल्थ को लेके डिस्टर्ब होता है. और इवेंचुअली वो ब्रेक डाउन करते करते सेल्फ डाउट को पीछे लेके आते हैं. तो कोई ना कोई एक चीज होती है जो उसको बॉदर कर रही होती है. वो सेल्फ डाउट सामने उसका एंड प्रोडक्ट होता है, एंड रिजल्ट होता है.
बट अगर आप उससे क्वेश्चंस पूछना करना शुरू करेंगे तो वो पीछे जाते 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 वो आपको उस पेन पॉइंट तक ज़रूर लेके जाएगा। यार ये वजूहात हैं जिनकी वजह से ना मुझे सेल्फ डाउट है। हो सकता है वो उसका चाइल्ड का कोई ट्रॉमा हो, कोई बच्चा या उसका कोई थोड़ा सा बड़ा कजन उसको हमेशा से ये बोलता चला है कि तू तो नकारा है भाई, तुझसे तो कभी भी नहीं होगा, तो वो उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई ये चीज़। ऐसी भी एक वजह हो सकती है। या कुछ भी, मतलब ये अगेन ये वन डायरेक्शनल आंसर नहीं दे सकता मैं इसका। मुझे वो बंदा या बंदी जो भी है वो मुझे रीच आउट करे, मैं उसको उस लेवल पे, पर्सनलाइज लेवल पे जाके उस चीज़ की डिस्कशन होती है। बट ये होता है सबके साथ, ये नॉर्मल है। अगर ऐसा होता है तो आपने यू शुड सीक हेल्प। आपने खुद उस डिप्रेशन के मोड में नहीं जाना होता, यू शुड सीक हेल्प। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपकी चाय पे ढाबा पे आपके साथ बैठे हैं, आप उनके साथ डिस्कस करो, वो आपका मजाक उड़ाएं और 4-5 गालियां दें, फिर सुने कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। बट यू शुड सीक हेल्प। यू शुड नॉट यू शुड नॉट नेवर एवर जस्ट stay within you. I think there is a last question. If there is any other question, so kindly write in the chat. Uh, how do you balance ambition with realism? Ambition with realism. मैं एम्बिशन को ज़्यादा फोकस करता हूँ, रियलिस्टिकली शायद वो ना पॉसिबल हो। एम्बिशन 70-75%, 80%, रियलिस्टिकली शायद पॉसिबल ना हो। रियलिस्टिकली शायद मुझे सर्कमस्टेंसेस अलाउ ना कर रहे हों उस एम्बिशियस को, उस एम्बिशन को रीच करने के लिए। बट मैं अपने दरमियान, अपने गिर्द गिर्द वो इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा जिससे उस ख्वाब को मैं ताबीर कर सकूँ। उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं जान मारूँगा, उसके लिए मैं दुआ मांगूंगा, उसके लिए अम्मा अब्बा को बोलूँगा कि भाई दुआ मांगे, मैं ये कैसा काम करने लगा हूँ जो रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल के नज़दीक है। आप सब लोगों की मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मोरल सपोर्ट। नहीं भाई तू कर लेगा यार, हमें पता है तू कर लेगा, हम में से सबसे अच्छा है तू, मुझे पता है तू कर लेगा। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है आपके। आप सबसे पहले तो उन लोगों को खुदाफिज करें जो ये बोलते हैं भाई ये तो अपनी ज़िंदगी के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। उन लोगों के साथ बैठें जो आपको लगता है कि यार ये बच्चा ना कुछ करेगा ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ये कुछ करेगा। उन लोगों के साथ बैठें, वो आपके सेल्फ डाउट भी ख़त्म करेंगे, वो आपके आपके एम्बिशियस को इंग्रेडिएंट भी देंगे कि भाई कैटलिस्ट के तरीके से भी इस्तेमाल हो गए आप उनके लिए। तो वो अपने आपके ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए अपने साथ, अपने इर्द गिर्द। वो हेल्प आउट करेंगे। वो आपके सेम एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, वो आपका कोई एक मेंटर सीनियर भी हो सकता है जिसको आपको लगता है कि भाई इसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है तो मुझे भी कुछ समझा ही देगा ये। ऐसा इर्द गिर्द आपके साथ अपना दोस्त बनाए, नेटवर्क बनाए, जो आपको देखे और बताए कि नहीं यार ये ना ये कुछ कर जाएगा जिंदगी में। और ये उसको खुशी होती हो आपके साथ, आपके साथ बैठ के, आपको गाइड करके, आपको आगे देखते हुए जाने में उस बंदे को या बंदी को खुशी होती हो। आप उसके साथ अपना वक्त गुजारें। फिगर इट आउट, फाइंड इट आउट एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, सो एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया कि क्या चीज़ होनी चाहिए कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए विद इन द टीम? सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट, टीम, रिलेशन, किसी भी चीज़ में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है भाई, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए बस। Okay, so I think we have reached at the end of the time. So thank you Zain भाई, आपने थैंक यू टाइम यार, निकाला हमारे लिए थैंक यू, and ऑलवेज answered and ऑलवेज answered बताओ। and answered all the questions. So I'm really thankful to you for being a speaker for this amazing event. Thank you थैंक यू यार। and thank you for the event attendees के आपने सबने join किया for this event. And any closing note from you, Zain भाई? यार आप जिंदगी के जिस एज एज ब्रैकेट में हो ना उसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, डरो नहीं। आपको ना बहुत लोग डराते हैं मुल्क से बाहर जाओ, जो रियलिटी है, मतलब मुल्क से बाहर जाओ एक अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों के दरमियान भी आपको ना खुशियाँ मिल सकती हैं। आप जब ये टाइम गुजार लेंगे तो आपको याद आएगा भाई यार वो अच्छा टाइम था यार, अभी तो साली जिंदगी पता नहीं झंड हो गई है। तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड
आई डोंट वांट यू गाइस टू फील लेटर ऑन कि यार वो टाइम बिल्कुल सही था. नाउ दिस इज द राइट टाइम. लिव द मोमेंट, प्रेजेंट में जियो, सीना सीखो, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट विद इन योर सर्कल. डोंट वेस्ट टाइम. इसका ये मतलब नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो. टाइम हर किसी के पास लिमिटेड होता है. जो उस टाइम में कैश करके आगे बढ़ जाएगा वो आप सब लोगों से आगे निकल जाएगा. एंड यू शुड डिस्कस प्रॉब्लम्स. जो भी लोज आ रहे हैं यू शुड डिस्कस इट. और एक्सपेरिमेंट्स करें. आप आपकी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत अभी एक यंग हो, एनर्जी है, चैट जीपीटी मौजूद है. एक्सपेरिमेंट्स करो एंड हैव समवट फोकस करो. किसी किसी एक सीनियर को अपने साथ रखो जो आपको गाइड करे, जो आपको चाहता हो कि नहीं यार ये बच्चा आगे निकल जाएगा. वो बंदा ढूंढो अपने सर्कल में, क्रिएट करो, खानदान में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी वो बंदा ढूंढो जो चाहे कि यार आप आगे बढ़ो. उसको नज़र आना चाहिए कि यार ये मेरे साथ सीनियर है, ये अपनी ज़िंदगी के साथ सीनियर है. और उस पर स्टार्टअप के साथ काम करना है, किसी भी चीज़ के साथ काम करना है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ फिगर आउट करो कि आप एक अपने कैरियर के साथ अपने साथ एक अच्छा इंसान बनो. देन द सेकंड सब्जेक्ट कम्स कि यार एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, जॉब करनी है. एंड अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं होती. इसमें बहुत लोज होते हैं, इसमें बहुत हाईज होते हैं, इसमें बहुत सेल्फ डाउट होते हैं, इसमें बहुत डिप्रेशन होता है, इसमें बहुत अनक्लैरिटी होती है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है. बट फिर रिवॉर्ड भी बहुत मजे का होता है भाई. बहुत लश रिवॉर्ड होता है इधर पे. सो अगर आप इतना रिस्क टेकर हो, आप लेना चाह रहे हो रिस्क अपनी लाइफ के साथ, और आपको आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के लोग बैक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, देन यू आर इन अ गुड सर्कमस्टेंसेस टू टेक दैट एक्शन. बस यही बात है. बाकी आई एम ऑलवेज रीचेबल ऑन लिंक्डइन. मैंने ग्रुप पे लिंक्डइन भेज दिया है. Okay, so thank you everyone. Thank you Zain bhai for the amazing ख्याल event. रखो यार. थैंक यू वेरी मच. Okay, so आप सब अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.